हो गया ऑनलाइन जा रहे हैं, इधर भी हो गया, वॉइस इशू इधर हो गया। हाँ जी ऑन वॉइस अच्छा चलो, वो आवाज का इशू आ रहा है क्योंकि पहले म्यूट था ना, अभी अनम्यूट किया। अच्छा यार वो इशू तो आना था क्योंकि हमने म्यूट किया हुआ था। तो बताएं, अब इशू तो नहीं आ रहा, मेरा ख्याल से आना नहीं चाहिए। नो इशू क्लियर है ना? तो जब नो इशू क्लियर है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले वही है कि इंशाल्लाह जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आल्दो कि हमारी जो इनिशियली बात हुई थी उसमें ये शामिल नहीं था, लेकिन ये क्योंकि आप रिक्वेस्ट इतनी कर रहे हैं तो फिर करना पड़ेगा, या आपकी रिक्वेस्ट है कि ये होना चाहिए तो ये होगा जी। लेकिन अब मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि 0900 पे क्लास एंड होती है, यहाँ से हम बैकअप करने में 30 मिनट्स लग जाते हैं। 09:30 घर पहुँचते पहुँचते ड्राइव करते 10:30 हो जाते हैं। तो जो यहाँ पे अभी गाड़ी में नहीं बैठे सर, रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक शेयर कर दिया, तो ये नहीं होगा। हाँ कि हम दी अर्ली जितना हो सका, फॉर एग्जांपल कि इस वीक के अंदर जो 5-6 लेक्चर हुए हैं वो उस वीक के अंदर अंदर ही हम अपलोड करके जब वीक क्लोज हो रहा होगा उस वक्त तक हम मुकम्मल करके आपको लिंक शेयर कर दिया करेंगे कि ये जनाब हम वीकेंड पे अगर आ गया 2 छुट्टियां हैं आपको तो आप इनको देख लें, ठीक है जी। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि हर इंडिविजुअल की ईमेल आईडी चाहिए होगी, हर इंडिविजुअल की ईमेल आईडी चाहिए होगी। वो हम वो मैकेनिज्म बना लेते हैं, आप ईमेल आईडी हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा, या ऑलरेडी जो आपने फॉर्म शेयर किया हुआ है उसमें ही हम एक कॉलम इंसर्ट कर देंगे ईमेल आईडी का, ऑलरेडी है ना, तो बस ठीक है। फिर जो आपने प्रोवाइड कर दी ईमेल आईडी वही आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी कंसीडर की जाएगी और उसके थ्रू फिर आप अपना इस लेक्चर को सुन सकेंगे। लेकिन अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज वो बंदा ना 1-2-3 लेकिन एक इंडिविजुअल को 15-20 मैसेज एक ही आना शुरू हो जाए ना निकलते ही, तो बंदा इरिटेट होना शुरू हो जाता है कि यार मैं रिक्वेस्ट कर भी रहा हूँ कि मैं करूँगा तो थोड़ा टाइम तो दो मुझे, सही। तो इंशाल्लाह हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपकी सबसे ज़्यादा जो मदद है ये अता साहब करेंगे, इन्होंने ये बेड़ा लिया है इस क्लास के कि मैं आपको सर वो बता दूंगा कि आप इस तरह कर दिया, ठीक है जी। अता साहब आपके कहने पे मैंने कमिट कर लिया कि सबको हम उनकी ईमेल आईडी के थ्रू हम रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। डन हो गया, लेकिन प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आगे बेचिएगा नहीं सर, वो डाउनलोड होने नहीं चाहिए सर, ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए कि डाउनलोड ना हो, कि आगे बेचिएगा नहीं और जो बेचेगा वो फेल होगा। तो मैं गया, मैं आपको बता देता हूँ, आरटीओ सियालकोट मेरी हियरिंग थी, एक केस का मैं वकील था, तो आरटीओ सियालकोट गया, मैंने हियरिंग करवा के बाहर निकला तो वहाँ 3-4 लड़के आ गए यूडीसी वहाँ के, जनाब किधर गए अपने एफबीआर वाले, हाँ जी। तो वो आ गए, कहते हैं सर क्या हाल है, ठीक है। मैंने कहा जी सही, हम आपके स्टूडेंट थे। अच्छा जी, तो फलां आपका स्टूडेंट है, पहले हमने बड़ा जोर लगाया उसे कि हमें सर के लेक्चर दे दो, उसने नहीं दिए, फिर आप रजिस्टर्ड हो गए थे। मैंने कहा यार उसकी मेहरबानी, कहते आपने क्या कहा था उससे, मैंने कहा यार मैंने कुछ भी नहीं कहा था, मैंने रिक्वेस्ट की थी। आरटीओ रीजनल टैक्स ऑफिस सियालकोट बैंक की बात कर रहा हूँ, रिसेंटली मैंने रिक्वेस्ट की थी और मैंने कुछ नहीं कहा था। मैंने यार ऑनेस्टी के साथ, मैं ऑनेस्टी के साथ डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, कमी पेशी होगी तो हम दोबारा उसको करेंगे। नहीं, नारोवाल में जो पोस्टिंग है आरटीओ सियालकोट, नहीं जिससे उन्होंने कहा था। अच्छा, तो यूडीसी है, उसने भी नहीं दिए, देखिए ना कि वो फिर उन्होंने नहीं दिए उसे लेक्चर, लेकिन कुछ होंगे जिन्होंने दिए भी होंगे, लेकिन सर ने मुझे प्रॉमिस किया था। तो ये एक प्रॉमिस ही होगा आप लोगों के साथ भी कि आप फर्दर किसी को शेयर नहीं करेंगे। अगर आप समझते हैं कि यार वो बंदा फीस बिल्कुल नहीं दे सकता, वो डिजर्विंग है, तो आप उसे कहेंगे कि हमारे साथ बात करना। डिजर्विंग है कि जो वो नहीं, उसकी कैपेसिटी नहीं है, जिनकी कैपेसिटी है वो तो नजर आते ना कि कैपेसिटी है, तो ऐसा तो वो ऐसे ही कहते रहे तो उनसे तो फिर हमारा कोई ऐसा नहीं है, तो वो पूरी पे करेंगे। लेकिन जिनकी कैपेसिटी है
उनसे नहीं है तो वो आप बता देंगे, सर से रब्ता कर लो, वो आपसे खुद डील कर देंगे। नेट स्टार रिगार्डिंग वाली बात होगी, मैंने कहा ये अच्छी खबर है तो आगाज अच्छी चीज़ से करना चाहिए। तो अब हम अच्छा क्वेश्चन बार बार फिर मुझे अब तक की जो वीडियोस है ना उनमें से एक वीडियो अपलोड नहीं हुई, बाकी सारी होगी, जो एक रह गई है वो भी आपको दे दी जाएगी। अच्छा जो अपलोड की गई है उसमें हमने क्वेश्चन टेक्स्ट टू जीडीपी रेशो का किया हुआ है। बार बार मुझसे एक क्वेश्चन किया जा रहा है सर वो क्या पूछा है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ आप वीडियो सुन लें, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं जो बात पे जाएंगे या जो भी इशू है तो मैं उनको रिपीट कर देता हूँ। एक चीज़ मैं वो रिपीट कर देता हूँ तो क्वेश्चन क्या था, मैं क्या रिपीट करता हूँ आप में से कोई रिपीट कर दे। ये क्या क्वेश्चन था कि सर वो असाइनमेंट दी हुई आपने, असाइनमेंट का हमें पता नहीं है। मैं कहता हूँ यार जो आप इनिशियली जब भी स्टार्ट होता है ना कोई भी सेशन तो इनिशियली उसमें खामियां होती हैं, कभी आवाज़ नहीं जाती, कभी नेट का इशू, कभी आपकी तरफ इशू, कभी हमारी तरफ। लेकिन देखें पहले सेशन के बाद दूसरा बेहतर हुआ, दूसरे के बाद तीसरा, और अब अल्हम्दुलिल्लाह चौथे पांचवें सेशन में हम बिल्कुल स्मूथ हो चुके हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी तरफ भी वो क्लैरिटी आ गई होगी। अब क्वेश्चन जो है मुझे आप बोल के बताएंगे क्वेश्चन क्या था, असाइनमेंट जो दी गई थी टेक्स्ट टू जीडीपी रेशियो, ये पूरा बताएं व्हाट इज टेक्स्ट टू जीडीपी रेशियो। टेक्स्ट टू जीडीपी रेशियो जीडीपी इन रेशियो पाकिस्तान। नहीं पहले था कि व्हाट यू कैन डिफाइन कंपेयर। सर बेसिकली आपने लिखवाया था टेक्स्ट टू जीडीपी रेशियो इन पाकिस्तान क्वेश्चन मार्क, फिर लिखवाया था व्हाई दिस इज लो एज कंपेयर टू सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज, फर्दर हाइलाइट्स द मेजर रीजंस ऑफ लो टेक्स्ट टू जीडीपी रेशियो। चलो इसको हम कहते हैं, पहले इसको ना मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, सुन लें कि पहले तो आप जो एग्जामिनर से बताएं कि क्या होती है डिफाइन टेक्स्ट टू जीडीपी रेशियो। कंपेयर पाकिस्तान's tax to GDP ratio with other subcontinental countries। Chart on oblique right the major reasons of Pakistan's lower tax to GDP ratio। तो ये था जी। अब आप क्या करें, वो क्वेश्चन की तस्वीर बना दें, ठीक है, और आप उस ग्रुप में शेयर भी कर दें कि जनाब ये वाला क्वेश्चन कहा जा रहा था कि जिसका कहा गया था कि आप बेसिकली 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बनते हैं, आप इस पे वर्किंग करें, अपना अपना एक पेपर तैयार करें और पेपर तैयार करें, पहले समझ लें कि क्या ओके। यहाँ पे चैट ऑफ की हुई है, यहाँ पे ऑन है। एक दफा दोबारा अपना नंबर बताऊँ क्वेश्चन 0336 0336 160 160 1660 1660। अच्छा डियर पार्टिसिपेंट्स ऑफ होम एप्लीकेशन प्लीज नोट कि मोहतरम ये है वो नंबर, आपको कोई भी इशू आता है ड्यूरिंग द लेक्चर तो आप लोगों ने इस पे इन्फॉर्म करना, आप इन्फॉर्म करेंगे, हम वहीं पे रुक के आपका इशू रिजॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा तो ये था, अब काइंडली आप इस पे अपनी अपनी वर्किंग करें। मुझे कुछ अच्छे स्टूडेंट्स ने भेजा इसको लिख के टेक्स्ट टू जीडीपी के ऊपर, फिर जब मैंने उसको पढ़ा तो भाईजान ये एमसीक्यूज नहीं है, उनकी राइटिंग स्किल बहुत डाउन है, देयर वोकैबुलरी इज वेरी डाउन, वेरी स्केर्स, बड़ी शॉर्ट वोकैबुलरी है, घूम फिर के वही दो लफ्ज घुमा फिर आगे वही बोलते जा रहे हैं। यार अपना आगमेंट करो, इनहेंस करो,
अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाओ, 10-12 लफ्जों से बाहर निकलो, कोई नए वर्ड सीखो और फिर वो नए वर्ड सीख के उनको अब यूटिलाइज करो। ये मैं उन दोस्तों के लिए जो माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं और वो लिखना भी चाह रहे हैं, लिख के बता भी रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अपने व्यू को ब्रॉड करें। मैं यहाँ फिर कह दूँ कि अपनी ग्रामर पे जाओ दोबारा और ग्रामेटिकली उसको बेहतर करो। ये मैं सबके लिए एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नाम क्या होगा? इधर उनको वो जो मैंने कहा था, इधर बैठे यार, ग्रामर की बुक्स पढ़ो और साथ में अपना वोकैबुलरी के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ो, सबसे अच्छा है। और अगर जो वकील साहब हैं तो उनके लिए अच्छा है कोई जजमेंट पढ़नी शुरू कर दें। इसकी एक सजेशन है कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक जागवान होते हैं, मतलब कि हमारा क्योंकि ये इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है, उस तरह की जो वकैब है ना राइटिंग, उस पे थोड़ी भाई सिंपली यहाँ पे ये तो बड़ी आगे चली गई ना। आप सिंपल एज अ लेमैन, not a specialist of economics or accounting or law, just think like a layman, and layman wants to express his opinion or communicate his feeling or her feeling to the examiner, so he may use the simple words। वो simple words तो सीख ले। लास्ट लेक्चर में आपने बताया था कि यहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स आते थे, आपने मैगजीन में मेंशन कर रहे थे इकोनॉमिक्स टेक्निक। अच्छा चलो आप इसको बाद में, लेकिन ये आपकी पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी है भाईजान कि अपनी इंग्लिश को बेहतर करें, अपनी इंग्लिश को बेहतर करें। इट्स योर पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी, अपनी इंग्लिश को बेहतर करें। अदरवाइज प्रॉब्लम आर अराउंड द कॉर्नर। You are going to sit in exam most probably in November, तो नवंबर को फिर पता चल जाएगा, पीछे चले जाओ। अच्छा तो ये कम्युनिकेट हो गया, रिकॉर्डिंग क्लियर होगी, तो आज फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। साथ में मैं आपको अलग बे पे जो अकाउंटिंग की है, जिसमें एक हमारा मेजर सब्जेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, CSS में उसमें से पेपर आता है। तो हमारे उसने बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने से पहले मुझ पे ये लाजम है कि आपको बताऊं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है। तो आज ये फंक्शन पूरे करने के बाद मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आने दो, ताकि मैं आपको बताऊं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं, वो दिखती कैसी हैं, उनकी शक्ल कैसी होती है। फंक्शंस पे ना फंक्शन हो गए थे अप टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिस्कल लॉस तक हो गए, अकाउंटेबिलिटी तक आ गया था। और फर्दर मैंने फिस्कल लॉ की इम्प्लीमेंटेशन की बात की, तो साथ में मैंने कह दिया था इम्प्लीमेंटेशन अभी तक दो तरह की हो गई है। एक पहले जो नंबर पे था टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वाला, और अब एक इम्प्लीमेंटेशन हमारी कौन सी होने जा रही है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फिस्कल लॉस। तो अब फिर मैंने कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिस्कल लॉस काबिले इन्फोर्स करना, अमल में लाना, इम्प्लीमेंट करवाना। और माली लाज में आप अगर कोई पूछ लेता है, नंबर 1 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, आगे क्या है, सेल टैक्स एक्ट 1990, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, कस्टम्स एक्ट 1969। इसको जनाब वो कह रहा है बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही ट्रांसपेरेंट तरीके से, बड़े ही क्लियरली जो है ना
आप इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। 4 वर्ड्स हैं, मैं 4 अल्फाज बता देता हूँ। जब आप लिख रहे होंगे कि इम्प्लीमेंट करवाना है फिस्कल लॉ, और साथ में आप लिख देंगे कि मैं फिस्कल लॉ भी बता देता हूँ कौन से होते हैं, वो ये 4 होते हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी है और कैसे करवानी है, किस वे से करवानी है। वो है जी क्लियरर, बहुत ही क्लियर, बहुत ही ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव। इफेक्टिव से क्या मीनिंग आता है? कहता है यार इंजेक्शन लगवाया है, मैं सॉरी चलो इंजेक्शन छोड़ो, मैंने डिस्प्रिन ली है, बड़ी ही इफेक्टिव। इससे क्या मतलब लिया जाएगा? मौसर, बड़ी रिजल्ट ओरिएंटेड है, बड़ी जल्दी इसने मुझे अफाका दिया है, इसने मुझे रिजल्ट दिए हैं। ट्रांसपेरेंट का पता है आपको क्या है? ये अक्सर कहते हैं ट्रांसपेरेंट शीट चाहिए मुझे, जिसके दोनों तरफ से देखा जा सके, शफाफियत के साथ, क्लियर, डाउट कोई नहीं है। इज इट क्लियर? आप कहते हैं यस सर, इसका मतलब है आपके माइंड में किसी किस्म का डाउट नहीं है, बड़ी क्लैरिटी है आपको। और चौथा वो कहता है कन्वीनियंट। क्या कहता है? कन्वीनियंट। तो जब आप ये वाला फंक्शन लिख रहे होंगे ना कि उसने इम्प्लीमेंटेशन करने हैं फिस्कल लॉज को, तो आपने कहना है कि इम्प्लीमेंट करेगा। एफडीआर का एक फंक्शन है कि जो माली लॉज हैं, जो फिस्कल लॉज हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाए। वैसा उनको क्या करवाए? इम्प्लीमेंट करवाए। इसमें फर्दर नहीं लिखा हुआ फिस्कल लॉज कौन से हैं, लेकिन आपने लिख देना है कि मैं बता देता हूँ कि फिस्कल लॉज कौन से होते हैं। इनको इम्प्लीमेंट करवाए और किस तरीके से कराए? इस तरह ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव और कन्वीनियंट बेसिस। तो जब आप ये लिख देंगे तो आपने एक फंक्शन को अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दिया, 4-5 लाइनों पे आप ले गए उसे। अगला फंक्शन क्या कहते हैं? अगला कहता है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। क्या जी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हो सकती है पाकिस्तान के ऊपर? हाँ, आजकल एक बड़ा ना यार वो होता है, ये क्या चल रहा है? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये है कोई, ये टॉपिक है कोई? इसमें सिलेबस में नहीं है, लेकिन वैसे ही एक आर्टिकल पढ़ लेना इसके ऊपर। हार्ड इशू है या नहीं है? यस सर। है। आपके टैक्सेशन से रिलेटेड है, टैक्स की चोरी से रिलेटेड है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, माल से रिलेटेड है कि नहीं, गवर्नमेंट के रेवेन्यू से रिलेटेड है या नहीं? आप तो सम एक्सटेंट है ना, तो मैं आपको सिर्फ आइडेंटिफाई कर देता हूँ। FATF की जो बनता है ना, जो प्रीव्यू है, उसका एक आध आर्टिकल आप लोग नोट कर लें कि आप पढ़ लीजिएगा। जरूरी नहीं आए, लेकिन ये रेलिवेंट बन जाता है। तो क्या हमेशा FPSC वही करता है जो सिलेबस में देता है? दिखाता कुछ और है। नहीं सर, जो PPSC है ना और FPSC में मेन डिफरेंस यही है। FPSC कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं गया। मैं जब पेपर दे रहा था ना, तो इंस्पेक्टर वाला तो पढ़ाया सारा हमें, उसने कहा कि लॉज पढ़ो और दे दी सारी इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स भी वो वाली जो कि जो आमतौर पे न्यूज़पेपर में आती है। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके साथ हाथ किया जा सकता है। सही है। अच्छा चलो अब आगे चलने हैं। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज अभी मुझे हाँ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज वो होता है जो वो लेते हैं, रिफ्यूजी नहीं लेते, एक्सट्रैडिशन ऑफ ऑफेंडर्स, जिस तरह एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भाग जाते हैं। ठीक है ठीक है। वो तो मेरे ख्याल इसकी में प्रोनाउंसिएशन क्या बनती है वैसे? एक्सट्रैडिशन। अच्छा, तो यहाँ पे माली से मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई अलग बनता है, तो अलग जो बनता है वो मैं बताने लगा। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में मेरे ख्याल से इसमें पूरा लिंक बनता है। हाँ, अब मैं बताता हूँ कि कहाँ बनता है, उसको देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैनुल-अक़वामी ऑब्लिगेशन। कोई मुझे बता सकता है कौन सा सेक्शन है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का इसको डील करता है? आपको मैंने पढ़ाया था
ये सर हाँ जी 44 54 शायद सर 54 है वो एग्जामिशन से और था हाँ वो भी वेरी गुड हो गया यार एग्जामिशन जो थी जो 43 और आई थिंक 45 एग्जामिशन जो है। अच्छा आप ये देखो ये रेलिवेंट सेक्शंस है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस 146 सी पता क्या कहता है। मिसाल के तौर पे हमारी क्लास का स्टूडेंट है मिस्टर के वो यूके में रहता था यूके में उसका कुछ टैक्स बनता था उसने टैक्स नहीं पे किया और वो आ गया पाकिस्तान। अब यूके वालों ने क्या किया यूके वालों ने कहा कि पाकिस्तान पे कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस बनती हैं कि पाकिस्तान का जो एक रहने वाला बंदा है वो यहाँ पे भी कारोबार करता था और उसकी कुछ टैक्सेशन बनती थी तो अब वो रिकवर करना चाहते हैं तो रिकवर करने के लिए वो फेडरल गवर्नमेंट को कहेंगे और फेडरल गवर्नमेंट एफबीआर को कह देगी या वो डायरेक्ट एफबीआर को कह देंगे थ्रू फेडरल गवर्नमेंट कि जनाब मिस्टर सो एंड सो उसकी ये टैक्स की ऑब्लिगेशंस है उसने पूरी नहीं की इस वक्त वो लाहौर में रह रहा है आप हमें असिस्ट करें आप क्या करें असिस्ट करें। तो इस सेक्शन 146 सी को जाके आप पढ़ लेना इसमें बाउंड किया गया है कि एफबीआर जो है वो असिस्ट करेगा एफबीआर बाउंड है कि वो पूरी जान मारेगा जिस तरह पाकिस्तान का टैक्स किसी ने चोरी किया हो और एफबीआर उसके पीछे जाता है रिकवरी करने की कोशिश करता है इसी तरह अता साहब एफबीआर पैनल अक़वामी एक जो आपको लेटर आया कि फलां बंदे से रिकवरी करवा के दें तो एफबीआर पूरी की पूरी कोशिश करेगा पूरी की पूरी जान मारेगा और वो किस सेक्शन के थ्रू कहा जा रहा है उसको। इसी तरह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लोग आ जाते हैं पाकिस्तान में वो कोई इनकम अर्न करते हैं तो हम कहते हैं एग्जेम्प्ट है। फिर पाकिस्तान के कुछ लोग हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही हैं यहाँ आके वहाँ पे जॉब्स करते हैं तो उनकी सैलरीज आप जो है अगर वो जो कंडीशंस को मीट करते हैं जो सेक्शंस के अंदर लिखी हुई है आप एग्जाम्पशन वाला पढ़ लीजिएगा 42 43 44 तो उसमें लिखा हुआ है कि इन लोगों को एग्जाम्पशन आ सकता है ठीक है डिप्लोमेट्स को एम्बेसडर्स को ठीक है तो जब उनको एग्जाम्पशन हासिल है तो वो इंटरनेशनली उनको मिल रही है तो क्या ये एफबीआर का फंक्शन नहीं बनता कि अकॉर्डिंग टू दैट इंटरनेशनल जो आपकी ऑब्लिगेशंस है उस पे अमल दरामद करेगा। तो अगर आपको वहाँ पे ये लिखा होगा अगर आपने एग्जांपल देनी है आप 146 सी की दे देना आपने फर्दर इनको 42 43 44 इनको वेरीफाई करने के बाद आप इनको भी आप उसमें कोड कर सकते हैं। अगर वेरीफाई मुझसे करवाना है तो वेरीफाइड है 42 43 44 ऐसे ही है मैंने कहा तो किताब है 44 तक है तो मैंने कहा चलो ये लेकिन फिर भी आप एग्रीकल्चरल इनकम है उसके बाद हाँ चलो ये आप लोगों ने फिर वेरीफाई कर लेना है और जब इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के बारे में लिखें 4 बुलेट्स बना के आपने ये दे देने हैं मीनिंग देयर बाय एक अच्छा एक्सप्रेशन जाएगा। मैं जब पेपर चेक कर रहा होता हूँ ना एक टीचर के तौर पे मेरी बात ध्यान से सुन लो भाईजान जब मैं टीचर के तौर पे पेपर चेक कर रहा होता हूँ ना अपने स्टूडेंट्स के याद रखना जो आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है ना पहला आपने वो करना है क्या करना है बसन के पेपर में आगे 7 क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 6 सबसे अच्छा आता है आपकी कमांड किसके ऊपर है सबसे ज्यादा अच्छी 6 पे आपने ऐसा तैयार किया हुआ था कि आप कहते थे कि यार 0 टॉलरेंस की आपको और वही आ गया। आप ये ना करना कि आपको दूसरा थोड़ा पार्शियल आता है तीसरा पार्शियल आता है चौथा पार्शियल आता है पांचवा पार्शियल आता है छठा भी मुकम्मल आता है तो आप एक सीक्वेंस पकड़ लो नहीं ये काम नहीं करना पहले सबसे वो लेके आना है जो जिस पे आपकी सबसे अच्छी कमांड है। जब पेपर चेकर होता है ना जब पहला पढ़ता है ना वो आप उसकी सिंपैथी जो है ना उसके जो नरम जज्बात हैं आप ले चुके होते हैं जब एक आप इनिशियली ले रही है ना आपने तो वो टिल एंड वो कैरी करते हैं आपकी पहली 2-4 एक्सप्लेनेशंस है ना उसने कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन आपने पहले क्वेश्चन के अंदर अगर इंप्रेशन दे दिया ना कि आई हैव द क्लैरिटी ऑफ आइडियाज तो वो कैरी करेगा
और अगर आपने शुरू में गन मार दिया ना, तो फिर आपने चाहे एंड पे बड़े ही जबरदस्त आपने फलसफे लिखे हो, तो वो काफी हद तक जो है ना वो असर जाहिर नहीं कर पाएंगे जो पहले गन मारा था। ठीक है, तो पहला कौन सा लिखना है जिसपे सबसे अच्छी कमांड है। सही है, इधर कोई इशू तो नहीं आ रहा आपके पास? तो हम भी सबसे पहले आउटलाइन सारी लिख दी जाए एक पेज। इसलिए लास्ट में क्वेश्चंस देंगे, क्लास थोड़ी कराने काफी देर अच्छा हो गई है। अच्छा चले 2 बज गए हैं। अच्छा जी, एक तो गाइड बहुत करता है यार। अच्छा अच्छा जी, तो अगला क्या है? अगला तो बड़ा आसान है यार। अगला फंक्शन तो है क्या फाउंडेशन बनाई जाए, एक फाउंडेशन बनाई जाए और एक फंड बनाया जाए। नेक्स्ट जो है वो किसके लिए बनाया जा रहा है? एफबीआर का एक फंक्शन है कि एफबीआर एक फाउंडेशन बनाए और एक फंड एस्टैब्लिश करे। ये क्यों करेगा एफबीआर? फाउंडेशन इसलिए बना रहा है कि यार जो एफबीआर के एम्प्लॉइज हैं ना, देखो सबसे बड़ा एसेट एक अदारे का कौन होता है? आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका जो एम्प्लॉय होता है ना, वो सबसे उसका बड़ा मेजर एसेट होता है। अगर आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाई है ना, तो वो कुछ भी कर गुजरेगा, और अगर उसके जेहन में फतूर आ गया ना, तो वो अदारे को तबाह कर देगा, उसके लिए बैड इमेज लेके आएगा। सही, तो इसलिए वो कहते हैं कि आप फाउंडेशन बनाएं, फंड इकट्ठे करें, लोगों को मोटिवेट करें, उनकी सेटिस्फैक्शन पे लेके आए, उनके बच्चों की एजुकेशन का ख्याल रखें, वेलफेयर की एक्टिविटीज करें। ये फंक्शन बताया जा रहा है। एफबीआर एक फाउंडेशन बनाएगा, अगर नहीं बनाता तो वो एक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। तो एफबीआर में आप जाएंगे ना, तो जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर होते हैं, उनके बच्चे की फी वगैरह भी जो है ना, वो एफबीआर रिफंड कर रहा होता है। शायद वो एक सारे गवर्नमेंट के अदारे कर रहे होते हैं या एफबीआर, लेकिन वो कर रहा होता है। मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकेशन जो है, जो आपके वालिदैन या आपकी स्पाउस या आपके चिल्ड्रन जब होंगे, तो उनको जो मेडिकेशन की फैसिलिटीज और उनको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तो वो भी अगर गवर्नमेंट का एक खास डॉक्टर होता है अप्रूव कर देता है, तो वो भी आपको मिलेगा। तो ये वेलफेयर की एक्टिविटीज है। बच्चों की तालीम के लिए खर्चे दे देना, बीमार हो गया उसमें इलाज करवा देना, और ड्यूरिंग द जॉब अगर कोई अल्लाह ना कर दुनिया से चला जाता है, तो फंड अरेंज करें, उसके जो पीछे रह गए हैं उनकी हेल्प वगैरह करें। तो ये एक फंक्शन है, और एक छोटा फंक्शन ही बड़ा फंक्शन है, लेकिन लिखना जरूर है आपको। ठीक है जी, क्लियर है ये? चलो अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन है जी। अब ये मुझे कौन बताएगा? सरप्लस पूल। एफबीआर एक सरप्लस पूल बनाएगा। क्या ये वो जो गवर्नमेंट ऑफ किसने बनाया था रिसेंटली? कोई पूल बनाया था किसी ने, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा किया गया। हाँ जी, ये काफी स्टेडियम में सुभाष शरीफ ने बनवाया। रिसेंटली ना पूल बनाया गया था, तो मैं वैसे जस्ट फॉर कि तो यहाँ पे एफबीआर को भी कहा जा रहा है कि पूल बनाएगा, और वहाँ पे एफबीआर के एम्प्लॉइज जब गर्मी हो तो वहाँ जाके नहा लिया करेंगे। ऐसे ही है? नहीं सर, तो ये कुछ इस तरह से है। बच्चे बनाएगा ऐसे बच्चे। हाँ, ऐसे बच्चे बनाएगा। हाँ, तो वो कह रहा है कि सरप्लस आपके पास लोग होने चाहिए, इन द केस ऑफ इमरजेंसी वो सामने आए और आके ड्यूटी सर अंजाम दे सके। आप देखिए ना, जो फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस में कुछ एक्चुअल फोर्स होती है और कुछ जो है रिजर्व फोर्स होती है। तो यहाँ पे रिसेंटली जो मैं आपको बता दें, तो एक्सपेरिमेंट हुआ था एफबीआर के अंदर, शायद इस वक्त है या नहीं है, लेकिन इन्होंने बनाया होगा, इन्होंने भी सरप्लस पूल वगैरह। तो जब शब्बर जैदी साहब, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब शब्बर जैदी साहब थे ना चेयरमैन एफबीआर, तो उन्होंने जनाब क्या अनाउंस किया था कि जो रेलिवेंट एजुकेशन वाले हैं थ्रू पीएम इमरान खान, उन्होंने अनाउंस करवा दिया था कि एफबीआर में सिर्फ वो बंदा रहेगा जिसकी क्वालिफिकेशन रेलिवेंट है रेवेन्यू। आ गया था ये, उस वक्त मैं भी एफबीआर का हिस्सा था। उन्होंने ये बात लेके आ गए थे कि एफबीआर हम टेक्नोक्रेट्स की तरफ लेके जा रहे हैं,
वो बंदे जिनकी क्वालिफिकेशन कॉमर्स की है, जिन्होंने सीए किया हुआ है, जिन्होंने आईसीएमए किया हुआ है, जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, जो लॉ क्वालिफाइड है वही रहेंगे। बाकी सारे के सारे एक पूल बनाया जाएगा, उस पूल में डाल दिए जाएंगे, चाहे वो कमिश्नर है, चाहे वो एडिशनल कमिश्नर है, चाहे वो इंस्पेक्टर है। तो ये इस पे वर्किंग स्टार्ट हुई, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लेना शुरू कर दिए, वर्किंग तकरीबन 90% कंप्लीट हो गई, 6 महीने का दुरानिया गुजरा। यहाँ से तमाम फील्ड फॉर्मेशन जो थी, जिसमें आरटीओ, एलटीओ और सीटीओ कहता हूँ, यहाँ के चीफ कमिश्नर इमरान खान के पास मिलने गए कि आज ऐलान हो जाना है और हमने साइड पे हो जाना है, सरप्लस पूल के अंदर चले जाना है। इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया, जाओ करो घर और अपना काम वैसे ही करो जैसे पहले कर रहे थे। वहां से एक लिया गया, महीना कीजिएगा, उस वक्त एक यूटर्न लिया गया था, ठीक है। और अगर वो कर जाता तो उसकी मेरा ख्याल से जो उसे याद रखा जाता, अगर वो कर जाता कि सिर्फ जो रेलिवेंट लोग हैं, कानून के रेलिवेंट हैं, जो जिस तरह आप लोग हैं, तो इसमें कोई है नॉन प्रोफेशनल, आप लॉ के हैं, आप अकाउंट्स के हैं, आप फाइनेंस के हैं, आप जो एफबीआर में काम करना उससे रेलिवेंट है, लेकिन जो पहले बैठे हुए थे वो नहीं थे। तो इसने इसने बड़ी जबरदस्त पोजीशन ली थी कि मैं ऐसा करूंगा। सबको 6 महीने लटकाए रखा, सबका माइंड बन गया कि अब हमने जाते रहना, एंड पे लगा के नहीं चलो ठीक है। तो ये है जी वो सरप्लस पूल। ये सरप्लस पूल उस बजट में भी नहीं बनता, या उस पैसों की सूरत में भी कुछ एक नहीं, वो सरप्लस बजट फिर वो ना, हम बजट 3 तरह के होते हैं। एक होता है जो पाकिस्तान में हमेशा से है, डेफिसिट बजट। 3 तरह के बजट होते हैं, एक डेफिसिट होता है, एक बैलेंस होता है और एक सरप्लस होता है। फर्क क्या है? डेफिसिट में आपके खर्चे आपके रेवेन्यू से बढ़ जाते हैं तो वो डेफिसिट वाला होता है। अगर आपके खर्चे आपकी इनकम के बराबर हो जाए वो बैलेंस बजट होता है, और अगर आपकी इनकम आपके खर्चों से बढ़ जाए उसे सरप्लस बजट कहा जाता है। इकोनॉमिक्स में हम एक कांसेप्ट पढ़ते हैं कि हाँ जी, अभी उन्हें मुझे चलने दें, ये छोटा सा था प्लीज, ये हो गया पूरा, अब आगे निकलते हैं। अच्छा जी, तो अगले फंक्शन में जाते हैं फिर, लेकिन ये 3 तरह के बजट आपको पता चलते हैं। अच्छा जी, हाँ, कहते हैं एफबीआर क्या करेगा? रेगुलेशन बनाएगा, पॉलिसियां बनाएगा, प्रोग्राम बनाएगा, स्ट्रेटजीज बनाएगा, ताकि जो एक्ट है ये वाला 2007 वाला, इसको वो लागू कर सके। आपको मुझे बता सकते हैं कि एफबीआर के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में कहाँ पे उसे एम्पावर किया गया है कि वो रूल्स बना सकते हैं? इनकम टैक्स रूल 2002 है या नहीं है? है या नहीं है? है। तो उसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कौन सा सेक्शन कहता है कि एफबीआर तुम रूल्स बना सकते हो? 237। किसने कहा? किसने कहा? वेरी गुड। तो सेक्शन जो है 237 वो एफबीआर को अलाउ करता है कि वो जो एफबीआर को अलाउ करता है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल बनाए। तो यहाँ पे इस सेक्शन के ये जो उन्होंने फंक्शन बताया, इसमें यही तो कह रहे हैं कि एफबीआर जो है वो रेगुलेशन बनाए, पॉलिसियां बनाए, स्ट्रेटजीज बनाए, ताकि अपने फंक्शन परफॉर्म कर सके इस एक्ट के हिसाब से। ठीक है जी। तो सेल टैक्स में कौन सा सेक्शन कहता है? सेल टैक्स एक्ट में। अब आपने जब पेपर में लिखना है ना, नोट कर लें अपने पास। एक तो आपने कहना है कि ये फंक्शन इस तरह परफॉर्म करेगा, और अगर हम इनकम टैक्स में जाके नजर दौड़ाते हैं तो इनकम टैक्स का सेक्शन 237 कहता है, और दूसरा जो है आप नोट कर लीजिएगा सेल टैक्स पढ़ के कि सेल टैक्स एक्ट जो है उसका सेक्शन फलां कहता है। तो ये एक एक्ट एग्जांपल है एफबीआर का अपने फंक्शन परफॉर्म करने के। ये सारे रेट्स हैं, आर्टिकल्स को रिवाइज कर लें एक बार। कौन करते हैं? हम वैसे जो पढ़ा था सर स्क्रीनिंग। हाँ नहीं, वो कर ले रिवाइज, लेकिन जो जहाँ पे जिससे फिट बनता है। अब ये फंक्शन जब आप घर जाके लिखेंगे ना अपने बुक पे, उसके आगे लिख दे सेक्शन 237 आईटीओ और कॉमा डाल के आगे लिख दे सेक्शन फला ऑफ एसटीए 1990। तो जब आकर के आप पेपर
हफ्ता रह गया होगा ना, उस वक्त इसको पढ़ोगे तो जब आंसर दे रहे होगे साथ में ये भी मिला लेना, तो ये शो कर देगा कि इसमें ग्रे पेन चीजों के ओके है ना। तो ये अभी से अपनी बुक के ऊपर लिख लो ना। अच्छा जी, अच्छा अगला कहता है कि अगला लिख लो, पी जो है वो कहते हैं एफबीआर कंसल्टेंसी ले सकता है। लो एफबीआर क्या कर सकता है? पहले तो ये डिसाइड करो ले सकता है या नहीं ले सकता यार। अब एफबीआर में जो काम करने वाले मैं उनसे पूछ लेता हूँ। अब देखो जो होता क्या है कानून के अंदर, एक एफबीआर का ऑफिसर है वो ऑर्डर करता है मिस्टर ए को, मिस्टर ए तुम्हारा 10 करोड़ का टैक्स बनता है, जमा करवाओ। मिस्टर ए कहता है जी मेरे खिलाफ इनजस्टिस हुआ है, वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के पास चला जाता है और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के पास अपना केस फाइल करता है कि एफबीआर के ऑफिसर ने 10 करोड़ रुपया टैक्स लगाया, मुझे मेरा तो 10 रुपए नहीं बनता। ठीक है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील बात सुनता है, डिसाइड करता है जी बिल्कुल इसके ऊपर 10 रुपए नहीं बनता, ऑफिसर ने इसके साथ इनजस्टिस। अब क्या होता है, अब ऑफिसर कहते हैं मैंने जनाब सही लगाया था, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील आपने ऑर्डर दिया है वो गलत दिया है। अब इसके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है ऑफिसर के पास? ऑफिसर कहते हैं जनाब आप वो तो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील, लेकिन मैं एग्री नहीं करता आपके ऑर्डर के साथ, मैं जाता हूँ एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, यहाँ पे जाके अपील फाइल करता हूँ, अगली अपील करता हूँ। तो यहाँ पे अक्सर क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि एपलेट ट्रिब्यूनल में चले गए, एपलेट ट्रिब्यूनल में अक्सर एफबीआर के अफसर खुद पेश होने से थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, फिर वो क्या कहते हैं, वो मार्केट में जाते हैं और मार्केट में एक प्रोसेस है जो उन्होंने अपने साथ वकीलों को रजिस्टर्ड किया होता है, वकील साहब को, फिर वकील साहब को सर्विस हायर कर लेते हैं कि एफबीआर को एक वकील रिप्रेजेंट करेंगे और जो टैक्स पेयर था उसको दूसरा वकील रिप्रेजेंट करेगा, वहाँ पे केस का मुकाबला होगा, जो जीत जाएगा अगर वो खुश होता है, जो हारा वो खुश होता है तो बात खत्म हो जाएगी, नहीं तो फिर रेफरेंस फाइल हो जाएगा हाई कोर्ट के अंदर, और इस तरह हाई कोर्ट में अगर कुछ सेटिस्फाई हो जाते हैं ठीक है, नहीं तो लीव टू अपील सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी, और अगर लीव टू अपील मिल जाता है, ग्रांट हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला कर देगा वो फाइनल होगा। जल्दी से बता दो कमिश्नर अपील पे जाने के लिए कौन सा सेक्शन होगा, एपलेट ट्रिब्यूनल पे जाने के लिए कौन सा सेक्शन होगा, हाई कोर्ट पे जाने के लिए कौन सा सेक्शन होगा, जल्दी से बताओ। एफईए में 33 है। अच्छा आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे आ जाओ, 127 एक में आप अपील फाइल करते हो, एपलेट ट्रिब्यूनल 133 में जाते हो और हाई कोर्ट में 134 में 134 में जाते हो आप। ठीक है, ये जस्ट हल्का तो मैं टाइम के लिए, तो इस मीनिंग देयर बाय यहाँ पे क्या होने जा रहा है मैंने आपको बता दिया कि एफबीआर जो है वो एक उसका एक फंक्शन है कि जहाँ उसे जरूरत पड़ेगी वो एंगेज करेगा लोगों को, जो आउटसाइडर है जो एम्प्लॉय नहीं है, और उनकी वो सर्विसेज ले सकता है, उनसे कंसल्टेंसी ले सकता है। ये एफबीआर का एक फंक्शन है। ये कंसल्टेंसी ये वाली भी हो सकती है और वो कंसल्टेंसी ये भी हो सकती है कि बाहर से लोगों को हायर करे, रिसर्च करके दो हम किन किन एरिया से आउट टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। दैट वाज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल। सर आपके मोबाइल पे तो नहीं कोई आ रहा? सर लेक्चर मिल जाएंगे ना, फिर बता दें। हाँ फिर बता दें, लेक्चर मिलेंगे ना। कौन से रिकॉर्डिंग अभी बताया है, अभी फिर भी अब ये बता पे डिपेंड करेगा, काफी ये हमें बताएगा। अच्छा जी, अगला जो है, अगला यार अगला पहले था कि वो पहले ये बड़ा मिलता जुलता है जो हमने पढ़ा इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, उसके साथ ये मिलता जुलता है कि एफबीआर जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, लिख लो एफबीआर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ
डिफरेंट कंट्रीज के साथ मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर। अब यहाँ पे सेक्शन कौन सा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो अलाउ करता है कि एफबीआर जो है वो ट्रीटीज कर ले, ट्रीटीज कर ले किसी फॉरेन कंट्री के साथ। कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 107 deals with the avoidance of double taxation and evasions of taxation, कि टैक्स को अवेड भी ना किया जा सके और टैक्स पेयर पे डबल टैक्स भी ना लगे। ठीक है, दो मुख्तलिफ कंट्रीज में जाके तो एफबीआर को कहा गया कि आप ट्रीटी साइन कर सकते हैं। पाकिस्तान का डबल टैक्सेशन ट्रीटी है यूपी के साथ, यूएस के साथ, यूएई के साथ, और अगर आप सर्च करेंगे तो दुनिया के बहुत से ममालिक हैं जिनके साथ एफबीआर ने ट्रीटी साइन किया हुआ है कि एक इनकम जो है सिर्फ एक मुल्क के अंदर टैक्स होगी, दोनों ममालिक में नहीं होगी। और अगर कहीं पे फिस्कल एवेजन हो रहा है, अगर टैक्स की चोरी हो रही है, तो दूसरा मुल्क जो है उसको असिस्ट करेगा। अच्छा, अब आगे बढ़ने दो मुझे, और वो आगे मैं इस तरह बढ़ता हूँ कि और इसके अलावा मुख्तलिफ अदारों के साथ एफबीआर एग्रीमेंट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब आपने नोट कर लिया, आपने थोड़ी सी स्टडी करनी है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, सिर्फ 15 से 20 मिनट एक छोटा सा एक चीज है उसको पढ़ लेना जाके। AEOI एफबीआर के अंदर जनाब एक जोन बनाया गया AEOI। ये क्या है? ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको आपने ना थोड़ा सा आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है कि एक इंटरनेशनल फिनोमेना है जो कि पूरी दुनिया में चल रहा है इस वक्त। पाकिस्तान ने इसको साइन किया। ऑटोमेटिक, ऑटो पे जो होता है इसको किसी के करने की जरूरत नहीं है, जो चीज ऑटो पे हो रही है। एक तो एक्सचेंज, तबादला इंफॉर्मेशन, मालूमात का, तो ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है जिसमें एफबीआर ने भी साइन किए, और इसमें साइन करने के बाद इसका हिस्सा बन गया। जब मैं एफबीआर से मैंने एग्जिट किया, एट दैट टाइम आई वाज पार्ट ऑफ दिस ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें होता क्या है कि यूरोपीय यूनियन, EU के तमाम ममालिक और दुनिया के मुख्तलिफ कंट्री जिन्होंने इसके ऊपर साइन किए हुए हैं, ठीक है जी, वो हर दूसरे ममालिक के साथ तबादला करते हैं मालूमात का। लाइक मुफस्सिर है, पाकिस्तान का रेजिडेंट है, इसने एक अकाउंट इंग्लैंड में खोला है बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ, तो वो क्या करेंगे बैंक ऑफ इंग्लैंड वाले? बैंक ऑफ इंग्लैंड वाले जो है यूके वाले यूरोपियन यूनियन को इन्फॉर्म करेंगे कि यूके के अलावा अदर देन यूके जो लोग हैं उनके ये वाला डाटा है, इनकी ये इंफॉर्मेशन। यूरोपियन यूनियन वालों ने रजिस्टर बनाए होंगे कि पूरी दुनिया से हमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो लिखते हैं, पाकिस्तान के लिख देंगे, पाकिस्तान का डाटा मेंटेन करेंगे कि पाकिस्तान कैसे लोग जिनके पाकिस्तान से बाहर जो है वो एसेट्स हैं, इनकी यूके से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यूएई वाले भी भेज देंगे कि जनाब मुफस्सिर साहब ने यहाँ पे फ्लैट लिया हुआ है, वो फ्लैट वाला डाटा भी EU में पहुंच गया। EU क्या करेगा? जब पाकिस्तान का डाटा इकट्ठा हो जाएगा हर एवरी ईयर, तो एक डेट मखसूस करेगा, तो हर मुल्क की कंट्री का डाटा उस कंट्री को भेज दिया जाएगा, पाकिस्तान का पाकिस्तान पहुंच जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान में मुफस्सिर साहब की रिटर्न खोल के देखी जाएगी क्या पाकिस्तान में मुफस्सिर साहब ने अपने यूके वाला अकाउंट डिक्लेयर किया है, यूएई वाला फ्लैट स्टूडियो लिया हुआ डिक्लेयर किया है, देखा जाएगा नहीं डिक्लेयर किया हुआ। इनको नोटिस किया जाएगा कि आज जो भाईजान आप रिटर्न फाइल करते हो तो आप अपने इंटरनेशनल एसेट्स को शो नहीं करते। तो मीनिंग देयर बाय एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में गए और उन्होंने ट्रीटीज किया और कॉन्ट्रैक्ट्स किए, उसके मुताबिक फिर पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान के ऊपर भी ऑब्लिगेशन है कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज के लोग जो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने पैसा लगाया होगा, ऐसे कानूनी लोगों ने लगाया होगा, तो यूके वालों ने बेचारे जो यहाँ से रहने वाले उन्होंने लगाया होगा, लेकिन कोई बाहर वाले पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने कम लोग ही आते हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन देता होगा। सही, तो ये एक छोटी, इसको एआई को आप खुद देख लीजिएगा, हल्का सा, ज्यादा टाइम नहीं देना आप लोगों ने, सिर्फ समझाने के लिए ये फंक्शन। आगे बढ़ते हैं।
आज मेरा मेजर वो था कि मैं ना फिर थोड़ा सा मैं आपको टच दे दूँ। अच्छा, अगला फंक्शन जो है ये बड़ा आसान है यार। FBR का एक फंक्शन है वो फील्ड फॉर्मेशन बनाएगा। FBR क्या करेगा, फॉर्म फील्ड फॉर्मेशंस। फील्ड फॉर्मेशंस का हमने कई दफा जिक्र कर लिया है। RTO, LTO, सॉरी CTO पहले लिखना चाहिए था, नहीं CTO। तो RTO रीजनल टैक्स ऑफिस, LTO लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस, CTO कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस, ये है वो फील्ड फॉर्मेशन। ये FBR का एक फंक्शन है कि वो फील्ड फॉर्मेशंस बनाएगा, फिर फर्दर इनको जोन्स में डिवाइड करेगा और जोन के बाद इसके आगे यूनिट्स बनेंगे और इन्फोर्समेंट यूनिट्स बनेंगे। तो ये फील्ड फॉर्मेशन एस्टैब्लिश करना FBR का एक ऐसा फंक्शन। अगला चीज, एक फंक्शन है जो कि FBR बिल्कुल नहीं कर रहा और इसके करने की बिल्कुल मूड भी नहीं है। वो है एक मैकेनिज्म बनाएगा इसके लिए टू रिमूव grievances of taxpayer। टैक्सपेयर जो है ना, अगर वो डिससेटिस्फाइड है किसी भी वजह से, FBR की किसी भी मिस ट्रीटमेंट की वजह से, मैल फंक्शनिंग की वजह से उसको ग्रीवांसेस हैं अगेंस्ट FBR, तो FBR के पास एक मैकेनिज्म हो कि वो अपने जो उसके ग्रीवांसेस हैं उनको हल करवा सके। होना चाहिए ना जी कि ये फंक्शन में शामिल है कि FBR कोशिश करेगा, क्योंकि सेटिस्फाई होगा टैक्स पेयर तो वो दूसरों को भी इंड्यूस करेगा, और अगर नहीं होगा तो बेचारे खुद चक्कर चढ़े होंगे तो दूसरों को तो नहीं कहेगा कि FBR के साथ एंटी बना दो। तो यही होता है ना कि अगर एक विलेजर भी है तो वो भी कहते हैं यार FBR देते ना चढ़, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे वो कहा जा रहा है कि FBR एक फंक्शन परफॉर्म करेगा ग्रीवांसेस को सेटल करने के लिए। अगर किसी के FBR के खिलाफ कोई जज्बात इसके अगेंस्ट है तो उसकी बात सुनेगा, उसको सलाह देगा और हल तलब जो मामला हैं उनको हल करेगा। तो ये है ग्रीवेंसेस को सेटल करना। हम अगले की तरफ जाते हैं। अगला फंक्शन है जी, अगला बड़े ही सिंपल है दो जी। फिर वो कहता है कि FBR हर वो फंक्शन इन्फॉर्म कर, उसने कहा मैंने सारी लिस्ट बना दी है, लेकिन अगर कोई रह गया और बोर्ड कहता है कि FBR तुम ये करो, तो FBR वो करेगा। बोर्ड अगर कहता है, और बोर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है, किस सेक्शन में है, सेक्शन 3 FBR एक्ट का सेक्शन नंबर 6। FBR एक्ट का सेक्शन नंबर 6, उसका नाम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिसी बोर्ड। ठीक है, और अगर बोर्ड कुछ भी कह देता, अच्छा यहाँ बोर्ड, मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे अगर हम इसकी डेफिनेशन क्लास में आ जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या इन्होंने बोर्ड की, अब देखिएगा यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, डेफिनेशनों में जाके अगर देखते हैं ना तो बोर्ड के लफ्ज का मतलब क्या है। कहता है बोर्ड मींस सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 1924 में, और FBR, ठीक है, जो कि एस्टैब्लिश हुआ है सेक्शन 3 में। तो इसको कहता है वो बोर्ड। तो यहाँ पे बोर्ड का लफ्ज लिखा हुआ है, तो बोर्ड का मतलब है जो सेक्शन 3 वाला है, और साथ में जो क्लास है डेफिनेशन वाली, उसकी पहली जो डेफिनेशन क्लास है उसमें लिखा हुआ है। तो CBR और FBR जो भी हुक्म देगा वो बोर्ड का हुक्म माना समझा जाएगा, और बोर्ड के हुक्म के ऊपर वो फंक्शन FBR परफॉर्म करेगा। तो मीनिंग देर में खुद ही हुक्म देगा और खुद ही परफॉर्म करेगा। ठीक है जी, तो खुद FBR का फंक्शन क्या है, जो FBR बताएगा, इसका मतलब यही बन रहा है ना। तो ये फंक्शन, और फिर इन्होंने कहा कि अगर फिर भी कोई फंक्शन रह गए हैं तो नोट करो जो कि फेडरल गवर्नमेंट कहेगी ना, वो सारे फंक्शन FBR करो। ये एक नया फंक्शन है, जब आप लिख रहे होगे ना, ये वो 22वां था, ये 24वां होगा। FBR हर वो फंक्शन परफॉर्म करेगा
जो कि इसको हुक्म दिया जा रहा है करो, कौन हुक्म दे रहा है? फेडरल गवर्नमेंट। और एक आखिरी फंक्शन मैं आपको कम्युनिकेट कर देता हूँ, और फिर ये कहता है कि इनेबल करेगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये हमारा लास्ट फंक्शन है जी, जो मैंने कवर करना है। इनेबल करेगा क्या? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अगर आपको कहा जाए कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, प्लीज राइट अ नोट ऑन benefits of electronic communication available in FPR, उसके फवायद पे नोट लिखें। ऐसा सिंपली वो कह देता है प्लीज राइट अ नोट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अवेलेबल इन FPR। तो बताएं जी आपके वो बेनिफिट्स क्या होंगे? सबसे पहले है कि टाइम जो है वो बचत, टाइम मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी, टाइम सेविंग हो जाएगी, रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाएगी। क्या आप कह रहे थे? ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। क्या जी? कॉस्ट कट आएगा, और रिकॉर्ड अच्छा मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि वो ईमेल के जो कुछ भी होगा उसके अंदर ही रहेगा। अगर हार्ड फाइल है वो आगे पीछे हो जाए, ठीक है। और क्या फायदा होगा? विजिबिलिटी होगी, हाँ, हर एक के लिए इजी हो जाएगा, फिजिबल हो जाएगा, इजी टू एक्सेस हो जाएगा। टाइम सेविंग चलो, लेकिन फिर भी इजी टू एक्सेस है। और क्या फायदा होगा? करप्शन तो डेफिनेटली जो है वो ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा वो विजिबल हो जाएगा। और यहाँ पे करप्शन जो है इसको आप सब हेडिंग आगे भी दे सकते हैं कि ये अगर इसको अगर नहीं पूरी हो रही तो आप इसको पिलाना चाहते हैं कि 10 हेडिंग पूरी कर लो, ठीक है। और क्या होगा? और क्या हो सकती है? 2-3 और ऐड करो, ताकि अगर वो सिर्फ इसी फंक्शन के पूछ ले कि FPR के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसके फवायद लिख दें मुझे। थेफ्ट नहीं होगा, चोरी नहीं होगी। हाँ, ठीक है। और चलो ये आप लोग सोचिएगा, और सोच के अपने माइंड में भी 8-10 पॉइंट लिख लीजिएगा कि अगर वो सिस्टम कहता है कि सिस्टम के फवायद क्या है FPR के अंदर। हाँ, ठीक है। तो इसके नुकसान भी बड़े हैं एनी हो, लेकिन अगर फवायद का लिखता है तो आपने फवायद के ऊपर नोट लिख लेना है। अब इसको मैं बता दूं कि इनेबल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता क्या है। हाँ, इसमें देखें ना, वो एक जो है कन्वीनियंट वाला, तो अच्छे निज़ाम की खसूसियत है कन्वीनियंस तो आ जाएगी ना कि आप घर बैठे रिटर्न फाइल करके। एक पहले होता था कि लाइन में लग के करवाएं, और एक ये है कि अपने घर 10 बजे बैठे हो, आप अपना पोर्टल ओपन करें और उसके थ्रू अपनी चीज़ों को मैनेज कर दें। अच्छा जी, और अब ये देख लो ये होता क्या है, आप सबको पता है इससे क्या मीनिंग होती है। आप ई फाइलिंग कर सकें, कम्युनिकेशन, मसलन ई फाइलिंग क्या होता है? ई फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, आप अपना जो कुछ भी हिसाब किताब है, आपकी क्या इनकम है, आपके क्या एक्सपेंसेस हैं, आप FPR के ऑफिसर को बता रहे हो। और क्या होता है, FPR ऑफिसर आगे से जवाब दे रहा होता है कि एक्नॉलेज कर रहा होता है, जी हाँ जी हम एक्नॉलेज करते हैं कि आपका जो रिटर्न है वो फाइल हो गया। अगर कोई कमी पेशी होती है उसमें, अगर डिस्क्रिपेंसीज होती है तो FPR वाला हाईलाइट कर देता है। आप घर बैठे उन डिस्क्रिपेंसीज को रिमूव कर देते हैं, और अगर कोई उसमें कोई लायबिलिटी फर्दर बन रही है तो आप पे कर देते हो, नहीं तो वहाँ पे वो क्लोज हो जाता है। तो ये सारा के सारा कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक में। अब अगर बंदा आपके काउंटर पे आके जवाब ना भी जमा करवाए और सिर्फ वो घर बैठ के कंप्यूटर के अंदर जवाब दे दे, तो समझा जाता है कि उसने जवाब दे दिया। उसका हर लिहाज से समझा जाता है कि आंसर जो है वो रिक्वायर्ड मिल गया है। ये नहीं होगा कि FPR का ऑफिसर ये कहे
कि मैंने आपको नोटिस दिया था कि इसका सिर्फ जवाब जमा करवा दें और आप घर बैठ के लिख के अपनी में जो पोर्टल है उसके थ्रू जवाब दे दें, तो वो जवाब कंसिडर ना किया जाए, नहीं वो जवाब कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, हर कानून की हर प्रोविजन के मुताबिक। लेकिन अगर वो कह देता है कि पर्सनल अपीयरेंस दें, ठीक है, तो फिर आपको पर्सनली अपीयर होना पड़ता है, वो अलग किस्म का नोटिस होता है। ठीक है, चलो जी, यहाँ पे जी मैं एडिट करता हूँ। के बारे में बड़ा बता सर। हाँ, एसआरओ क्या होता है यार? सर ये लास्ट में लिखा हुआ है इसके फंक्शंस में। कहाँ पे? सर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी आर्डर्स, जी सर। मुख्तलिफ किस्म की क्लैरिफिकेशन, मुख्तलिफ चीज़ों की नई इम्प्लीमेंटेशन, उसके लिए एफबीआर जो है वो एसआरओस इशू कर रहा होता है। और ज़्यादातर ये आ रहे होते हैं सेल टैक्स में, इनकम टैक्स में बहुत कम आ रहे होते हैं। एफबीआर इस तरह मैंने कहा रूल्स बना रहा होता है, तो वो कैसे बता रहा होता है। इसी तरह वो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी आर्डर्स लेके आता है, फिर जब साल खत्म होता है तो वो जब नया एक्ट आ रहा होता है तो उससे पहले वो लेजिस्लेटर के पास लेके जाता है, लेजिस्लेटर जो है उसको स्टैम्प करता है, उसको ओके करता है पार्लियामेंट से, तो फिर वो अगले साल कानून का हिस्सा बन जाता है। अगर नहीं करता तो वो ऐसा हो जो है वो खत्म हो जाता है। ये चाबी जो है ये दे दीजिएगा। मुझे देखिए वापस। अच्छा जी, अब ना यार इस तरह करते हैं कि जल्दी से मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ आज। अब यहाँ से अगला टाइम जो शुरू होने लगा है वो मे बी ऐसे स्टूडेंट्स जो कि आई कॉम और बी कॉम के हैं उनके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल ना हो शायद, लेकिन जो बंदा पॉलिटिकल साइंस और उसके साथ में इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है या अकाउंटिंग तो छोड़ो, लेकिन उन्होंने लॉ वगैरह किया हुआ है, तो उनके लिए बेनिफिशियल जरूर होगा। तो एक हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब एनालिसिस तो जनाब वही कर सकता है जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती है। अगर किसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं आते, उनको पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं, तो वो एनालिसिस तो नहीं कर सकता। तो आज हम ना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं, किसका नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो डिस्कस करते हैं कि किसका नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस को मैं खत्म कर देता हूँ, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। अगर वैन साहब आपको कहा जाए कि जनाब आपके असासे क्या है, एसेट्स क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कुछ भी नहीं, कोई मसला नहीं है, आप बता देंगे जो कुछ भी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, लैपटॉप है, कुछ भी बताएंगे। लैंड आएगी, आपके पास लैंड है और क्या आपके पास घर वगैरह, आपके पास हाउस है, आप अपना बताते जाए बस। और क्या है? मोटरसाइकिल है। ठीक है जी। यहाँ पे आप थोड़ा सा तसव्वुर कर लें कि आप जो कर रहे हैं बीइंग एन एडवोकेट, आप एक सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं। एडवोकेट क्या कर रहा होता है? लीगल सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहा होता है ना, तो वो बिजनेस है ना। अच्छा, ये आपके एसेट्स हैं, हम तसव्वुर कर लेते हैं कि ये आपके बिजनेस के एसेट्स जो आपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए। एक इंडिविजुअल है वैन साहब, वो एक वकील साहब हैं, और वकील साहब होते हुए उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने कुछ एसेट असासे जो है वो अपने कारोबार के अंदर लगाए हुए हैं, और उन असासों की डिटेल कुछ इस तरह से। आपने ये असासे कहाँ से बनाए थी? ये वाले आपके पास पैसा कैपिटल घर में पड़ा हुआ था, आपने वो लगा दिया। ये एसेट्स कहाँ से आए? इन्होंने कहा मेरे पास घर में पैसा था, मेरे वालिदैन ने दिया था, वो मैंने इसके अंदर लगा दिया। जो आपने अपने पल्ले से पैसा लगाया उसे क्या कहते हैं?
जो आपने अपने पल्ले से पैसा लगाया उसे क्या कहते हैं अकाउंटिंग में? कैपिटल। आप जब कारोबार करते हैं, कारोबार करते हुए जो आप कारोबार के अंदर अपनी तरफ से अपना पैसा लगाते हैं उसे कैपिटल। सिर्फ ये याद रखना, बस और कुछ नहीं आपको याद रखना कि एक बंदा जब कारोबार करने आता है तो कारोबार करने के लिए जब वो अपनी जेब से पैसे लगाता है, अपने पल्ले से पैसे लगाता है, उसे फाइनेंस की जुबान में कहा जाता है कैपिटल। अगर आपके पास सपोज कर लो लैंड, हाउस और मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे आपके पास, वो आपके पास पल्ले में से नहीं थे, लेकिन आपको अदालत में जाने के लिए मोटरसाइकिल की जरूरत थी, वो आप उधार ले लेते हैं और उधार लेके आप बिजनेस में लगाते हैं। तो जो उधार लेके आप पैसा लगाते हैं कारोबार के अंदर, जो उधार वाले पैसे को कहा जाता है लायबिलिटी। लायबिलिटी कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि यार ये मेरी जिम्मेदारी है जो मैंने आने वाले दिनों में उतारनी है, उसे क्या कहा जाता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी को मैं आसान अल्फाज में कहता हूँ, लायबिलिटी उसे कहा जाता है कि ये एक जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। जिम्मेदारी तो पता समझ आती है ना, ये मेरी जिम्मेदारी है जो मैंने उतारनी है। आपके पास पैसे नहीं थे मोटरसाइकिल खरीदने के, आपने उधार में लिए और लेके आपने लगा दिए कारोबार के अंदर। और कारोबार करने के लिए, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, क्लाइंट से मिलने के लिए, अदालत में पेश होने के लिए आप ये मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपने उधार लिया, तो ये आपकी क्या होगी? मैं आपको बिल्कुल भी वो अकाउंटिंग की जनरल एंट्रीज की तरफ लेके नहीं जा रहा, मोटे मोटे तरीके से बता रहा हूँ। कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल होता है जो कि आप कारोबार के अंदर अपनी जेब से निकाल के लगाते हैं। लायबिलिटी क्या होती है? आप किसी से उधार पैसे लेके, उधार चीज लेके कारोबार के अंदर ले आते हैं, वो क्या है? लायबिलिटी। और एसेट्स क्या होते हैं? जो कि आपके पास आपकी ओनरशिप में जो चीजें पड़ी होती हैं वो क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें ये तीनों चीजें मौजूद होती हैं, नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 कैपिटल, नंबर 3 लायबिलिटी, एक नस्ल है ऐसी स्टेटमेंट की, उसे कहा जाता है बैलेंस शीट। उसे क्या कहा जाता है? एक ऐसी शीट जिसके ऊपर जिक्र किया जाता है एसेट्स का, जिसके ऊपर जिक्र किया जाता है कैपिटल का, जिसके ऊपर जिक्र किया जाता है लायबिलिटी का, ऐसी शीट को क्या कहा जाता है? बैलेंस शीट। उससे बैलेंस शीट क्यों कहा जाता है? क्योंकि एसेट्स जो होते हैं हमेशा 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 नोट कर लें कि एसेट्स जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं कैपिटल के जमा प्लस लायबिलिटी, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के हमेशा बराबर होती है, इसलिए इसे कहा जाता है बैलेंस शीट। अगर हम मुहज़्ज़म ममालिक की तरफ चले जाएं, क्योंकि इंटरनेशनल ममालिक है, अगर उनके पास चले जाएं तो वो कहते हैं हमने बैलेंस शीट का नाम बदल के कुछ और रख दिया है। इसको क्या कहा जाता है? ये जो मैंने बताई, इस शीट को क्या कहा जाता है जी? बैलेंस शीट। लेकिन अगर हम चले जाएं ऐसे ममालिक की तरफ जो कि यूके और इस तरह के ममालिक हैं जो कि डेवलप्ड हैं, यूएस की तरफ ना जाना, तो वो उसने बैलेंस शीट का नाम तब्दील कर दिया और इसका नया नाम रखा है। ये वाला आरएस इसके अंदर, तो इसका नाम उन्होंने क्या रखा है? सिर्फ आप लोग अपने पास लिख लो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ, मैं लिख देता हूँ क्योंकि आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक ही चीज का नाम है। अगर आपसे कोई पूछता है कि जनाब बैलेंस शीट का पता ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ है, ਤੁਸੀਂ कह सकते हो, आप कह सकते हैं कि इसमें 3 चीजें होती हैं, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं होता। और वो 3 चीजें क्या होती हैं जनाब? एक एसेट होता है, एक कैपिटल होती है, एक लायबिलिटी होती है। इसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर और कोई चीज नहीं होती।
और वो पूछा कि आपको एसेट का पता है, हाँ हर वो चीज जो मेरी मलकियत में है वो मेरा एसेट है। कैपिटल क्या है यार, जो मैंने पैसे अपनी जेब से निकाल के अपने कारोबार में लगाया वो मेरा कैपिटल है। कहता और तुम्हें लायबिलिटी का क्या पता, जो मैंने उधार लेके अपने कारोबार में लगाया वो मेरी लायबिलिटी है। ये है जी बैलेंस शीट। ठीक है, अब बैलेंस शीट की मैं शक्ल भी बना दूं कि कैसे होती है। होगी यही तीन चीजें, इसके अलावा और कोई चीज नहीं होगी। या एसेट होगा, या कैपिटल होगी, या लायबिलिटी होगी। इन तीन चीजों के अलावा मैं उसके अंदर कुछ नहीं लिखूंगा। बस वो दिखेगी कैसे वो मैं आपको बता दूंगा। यार आपने ना आज इस चैप्टर की पिक्चर्स बना के शेयर करके जाओ। अच्छा, अब सिर्फ मैंने एक लिखी है, जब दूसरी लिखेंगे फिर तीसरी लिखेंगे फिर चौथी और फिर पांचवी। ठीक है, लेकिन अब जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में जो इस्तेमाल होगी वो यूजुअली सिर्फ दो ही होती हैं। पहले हम उनको कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा शॉक ना लगे, स्पेशली जो लॉ के स्टूडेंट हैं। और आप करेंगे ना तो होपफुली इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें गुड हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए अब मैं बनाता हूँ बैलेंस शीट। फिर आगे इसका ना जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने लगूंगा ना तो फिर वहां पे आपको बताऊंगा कि इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं। तो लेकिन अभी सिर्फ क्योंकि पता नहीं है हमें कि बैलेंस शीट कहते किसे हैं, लेकिन अभी हमें इतना पता चले इसमें तीन चीजें होती हैं कि कौन कौन सी चीजें डाली जाती हैं बैलेंस शीट की सब्जी के अंदर, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। अब नजर कुछ इस तरह से आती है। आप कौन सा वैंस चले कह रहे थे, वैंस फार्म हाउस, उसकी बैलेंस शीट एज ऑन, आज क्या डेट है जी, 22 अगस्त 2022। एक चीज हमेशा याद रखना है आपने कि बैलेंस शीट जो बनाई जाती है ना वो एक खास वक्त के ऊपर बनाई जाती है। क्या होती है? एक खास वक्त, 22 तारीख एक खास वक्त है ना, तो एक खास वक्त पे बनाई जाती है। आप लोग यहाँ सारे बैठे हुए, मैं यहाँ खड़े होकर आपकी पिक्चर लेता हूँ। आप इस वक्त कैसे दिख रहे हैं ये समझें कि आपकी अपीयरेंस को, आपकी हेल्थ को, आपके तासरात को बता सकता है। इसी तरह बैलेंस शीट जो होती है ना वो किसी भी कारोबार की सेहत को, उसकी पोजीशन को, उसकी सूरत हाल को बता रहा हो। बैलेंस शीट क्या करता है? आप बीमार हैं तो बीमार दिखा रहा होता है, आप सेहतमंद हैं तो आपको सेहतमंद दिखा। ये एक पिक्चर के साथ इसको कहा जाता है कि कारोबार की तस्वीर है। बैलेंस शीट को स्नैपशॉट कहा जाता है, तस्वीर कहा जाता है कि एक कारोबार की तस्वीर देखनी हो तो बैलेंस शीट को देखो। ठीक है, ये एक खास वक्त पे बनाई जाती है। अब इसमें होता क्या, वही चीज जो मैंने आपको बताई। एक होता है एसेट और इसके यहाँ लाइन लग जाती है, और एक होता है कैपिटल प्लस कैपिटल एंड लायबिलिटीज। मैं बिल्कुल सादा करके बता रहा हूँ जो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इस्तेमाल होगी। अभी एसेट्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक साल के अंदर अंदर इन्होंने इस्तेमाल हो जाना होता है, या जिन्होंने अपनी शक्ल तब्दील कर लेनी होती है। ऐसे एसेट को नाम दे दिया जाता है करंट एसेट्स। ऐसे एसेट्स जैसे आपके पास जेब में कैश है, तो कैश शक्ल इख्तियार किसी और चीज का भी शक्ल तब्दील कर सकती है एक साल के अंदर। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ यार, दो तरह के एसेट होते हैं, एक करंट और एक नॉन करंट। नॉन करंट में क्या आएगा? आपकी बिल्डिंग जो है वो एक साल के अंदर शक्ल तब्दील कर लेती है। आपका प्लांट जो है एक साल के अंदर अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है। करता है जी? यूजुअली नहीं करता। आपकी पूरी फैक्ट्री एक साल के अंदर अंदर अपनी शक्ल तब्दील कर लेती है।
नहीं करती ना, तो आप समझ लो कि एसेट्स को उसने कहा मैं दो हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। एक को मैं कहता हूँ करंट और एक को कहता हूँ नॉन करंट। करंट एसेट्स, आप मुझे बताओ कि आपके ज़हन में करंट एसेट्स, सीए में लिखा है उसको अपने पास पूरा लिखो करंट एसेट्स, ठीक है। अभी करंट एसेट्स में क्या क्या कुछ आ सकता है? कैश, स्टॉक, कैश जो आपकी जेब में पड़ा है या गले में पड़ा है, जिसे हम अपना बॉक्स कहते हैं। आपके बैंक में कुछ पैसे पड़े हैं, आपका स्टोर है, स्टोर के अंदर ऐसा माल जो कि बिकने वाला पड़ा हुआ है, उसे क्या कहा जाता है? स्टॉक या इन्वेंटरी। आप जनाब किताबों का काम करते हैं, आप किताबों का काम करते हैं, यही दुकान है, किताबें पड़ी हुई हैं। जो किताबें आपकी दुकान में पड़ी हुई हैं वो क्या है? वो आपकी इन्वेंट्री है। वो कोई आएगा किताब खरीद के ले जाएगा, किताब चली गई, शक्ल तब्दील हो गई एसेट की, किताब को ले गया, क्या दे गया? पैसे दे गया। तो ये एसेट कौन सा है? करंट एसेट है, ये आपकी इन्वेंट्री है। आप इन्वेंट्री के लिए ना सम टाइम वो वर्ड यूज करता है इन्वेंट्री का, और कभी क्या देता है इसे स्टॉक। दोनों एक चीज को ही शो बता रहे होते हैं, दोनों इक्वली। फिर आपकी ही दुकान है, इस दुकान के अंदर किताबों की दुकान है, वहां पे कंप्यूटर भी पड़ा हुआ है। अब बताओ कंप्यूटर जो है वो करंट एसेट है या फिर वो नॉन करंट है? वो तो सालों से पड़ा हुआ, आप उसके ऊपर हिसाब किताब कर रहे हैं, वो बेचने के लिए नहीं रखा हुआ। तो फिर एक होता है नॉन करंट एसेट, ठीक है, जिसमें आपका प्लांट, आपका फर्नीचर, आपकी जमीन, आपकी बिल्डिंग, ये है नॉन करंट एसेट। जो 12 महीनों के अंदर अंदर अपनी शक्ल तब्दील ना कर सके उनको नॉन करंट कहते हैं। जो 12 महीनों के अंदर अंदर अपनी शक्ल तब्दील कर दे उन्हें करंट कहते हैं। जैसे मैंने जी मुफस्सर से पैसे लेने हैं क्योंकि मैंने इनको माल बेचा था, इन्होंने 12 महीनों के अंदर अंदर मुझे पैसे देने हैं। जब अकाउंटिंग में मैं आपको बता दूं, आपकी अगर आप कारोबार कर रहे हैं, आप सारा नकद कर रहे होते हैं, आधार भी तो होता है ना यार, होता है या नहीं होता? होता है ना। आज की डेट में मैंने आपसे अगर कुछ लेना है, मैंने आपसे कुछ लेना है, तो वो मेरा एसेट है या नहीं? मेरा तो एसेट है, आपने देने हैं, आपने चलो किसी और से कर लेते हैं, उन्होंने देने हैं, तो वो क्या है? उसे कहते हैं रिसीवेबल। अगर किसी ने मेरे साथ खाता खोला हुआ है और उधार पे कोई चीज लेके चला जाता है, तो मेरे लिए वो मेरा रिसीवेबल है, या उसे मैं डेटर भी कह सकता हूँ। अकाउंट की जुबान में उसके मैं क्या नाम रख सकता हूँ? रिसीवेबल और डेटर। रिसीवेबल और डेटर। जो मेरा मकरूज है मैं उसे कहूँगा डेटर। अब मुझे बताओ करंट पे लिखूं या नॉन करंट पे लिखूं? जी वैन साहब, करंट में आएगा। हो सकता है कल ही आ जाए और आज मुझे पैसे दे जाए। तो जिसका मैंने नाम लिखना था कि यहाँ पे लिख देता हूँ मुफस्सिर। मुफस्सिर मेरा एक एसेट है क्योंकि मैंने मुफस्सिर से पैसे लेने हैं। अब मुफस्सिर 2 दिन बाद आगे पैसे दे देता है तो मुफस्सिर वाली शक्ल चेंज हो जाएगी इसमें, तो इस वजह से ये मेरा यार करंट एसेट है। ये मेरा अगर मुफस्सिर ने ये आपसे किया हुआ एग्रीमेंट में 3 साल बाद दूंगा पैसे, हाँ तो फिर ये फिर करंट एसेट तो नहीं होगा ना, फिर ये बड़े वाला एसेट है कोई, जहाँ बड़ी लंबी इन्वेस्टमेंट करती है। आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है ना? ठीक है ना जी। तो मेरे भाई मेरे पर सुन लो यार, करंट एसेट में यूजुअली यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। मेरे साथ बोलो, एक करंट एसेट में क्या होता है? कैश। दूसरा क्या होता है? बैंक। तीसरा इन्वेंट्री या स्टॉक। चौथा क्या होता है? जिसको आपने उधार माल बेचा है उसे आप कहते हैं ये मेरा रिसीवेबल है या मेरा डेटर है। इन्वेंट्री और स्टॉक को थोड़ा ये इन्वेंट्री, देखो मैं मार्कर बेचता हूँ, ठीक है, मेरी दुकान के अंदर जो सारी मार्करें पड़ी हुई हैं ना वो मेरी इन्वेंट्री है। और इंग्लैंड वाले कहते हैं इसे इन्वेंटोरी, ये हमारी इन्वेंटोरी है। और जो और अगर आप बैठे हैं यूएस में, यूएस वाले कहते हैं ये स्टॉक है। ये क्या है? स्टॉक है। यही दोनों में फर्क है वो मार्करें ही जो
ऐसा माल जो आपके पास पड़ा हुआ है अभी बिका नहीं, वो आपका क्या है, या इन्वेंट्री है या स्टॉक है, दोनों एक ही चीज के नाम है। इसमें फिर वो जो हम गल्ला वगैरह स्टॉक कर लेते हैं वो भी आ सकता है। कौन से वाला गंदम देखो, अब यहाँ देखना पड़ेगा आप जो कारोबार करते हैं वो वाली चीज अगर आप अपने पास रखते हैं वो आपकी स्टॉक होती है। अभी एक बंदा जहाज बेचने, बोइंग है, बोइंग जहाज बेचता है, जहाज बोइंग के पास पड़ा हुआ है तो वो क्या है, उसका स्टॉक है, इन्वेंटरी है, क्योंकि उसका काम ही जहाज बेचना है। गाड़ियों का शोरूम है, वो गाड़ियां बेचता है, तो गाड़ियों के शोरूम के ऊपर जो गाड़ियां खड़ी हैं वो क्या है, स्टॉक है। अभी आप सिर्फ वकालत करते हैं, वकालत करते हुए आपने छोटी अदालतों में जाने के लिए मोटरसाइकिल रखी हुई है, वो आपका एसेट है। इसी तरह नॉन करंट एसेट है, क्योंकि उसका इस्तेमाल 2 साल 3 साल शक्ल नहीं बदलनी उसकी, ना आप मोटरसाइकिल बेचते हैं। और इसी तरह आप बाहर के शहरों में अगर हेयरिंग पे जाना हो तो आपने उसके लिए एक मेहरान रखी हुई है या आपने कोई स्लिक रखी हुई है, तो वो आपकी क्या, वो बिजनेस के लिए रखी हुई है, तो वो क्या आपका स्टॉक होगा, क्या वो स्टॉक होगा, एसेट है, लेकिन वो इधर वाले में आ जाएगा। लेकिन जो गाड़ियां बेच रहा था उसके हिसाब से ये स्टॉक था, आपके हिसाब से क्या है, एसेट, नॉन करंट वाला। पर्सनल यूज के लिए रखी हुई है। पर्सनल, देखो मैं पर्सनल यूज के लिए, तो फिर आप कारोबार की बैलेंस शीट बन रही है, आपके घर की तो नहीं बन रही। सॉरी अदनान, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस कह रहा हूँ। बैलेंस शीट किसकी बनानी है, कारोबार की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किसका करना है, कारोबार का। कभी किसी को अपने घर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तो नहीं आपने आज तक की। पर्सनल है तो पर्सनल चीज कारोबार से अलग है, उसको फिर अलग रख दो, वो आपके कारोबार में उसका कहीं पे जिक्र ही नहीं आएगा। ये वो जब बिजनेस की बात आएगी तब सारी चीजें, तब फिर ये चीजें होंगी। अगर बिजनेस की बात ही नहीं है तो फिर ये चीजें नहीं होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपको करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में कोई इशू है तो पूछो, नहीं है। अब हम चले जाते हैं कैपिटल और लायबिलिटीज की तरफ। जब हम एनालिसिस करेंगे ना तो देखना हम इन्हीं चीजों के साथ खेल रहे होंगे, और इनकी पिक्चर्स भी आप लोगों ने यहाँ से करके फिर जानी है, ठीक है, ताकि ये कम से कम शक्लें देख लें कि बैलेंस शीट किसे कहा जाता है और इनकम स्टेटमेंट किसे कहा जाता है। अब आ जाओ जी कैपिटल एंड लायबिलिटीज की तरफ। कैपिटल, हमको पता लग गया, आप कारोबार स्टार्ट करने लगे हैं, आपने इनहेरिट किया हुआ पैसा निकाला या पहले से कमाया हुआ पैसा निकाला और आपने कारोबार खोला और उसके अंदर लगा दिया, तो वो उस पैसे लगाने को क्या कहा जाता है, क्या करेगा, और उर्दू में कहा जाता है सरमाया। ठीक है, तो आपने अपना कैपिटल लगा दिया। तो यूजुअली होता पता क्या है, अगर तो कंपनियां लगाती हैं तो वो शेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, शेयर्स। अगर आज आप चले जाए ना कंपनी खुलवाने के लिए तो आपको जाना पड़ता है SCCP। SCCP पहली बात पूछती है कि आपने कंपनी खोलनी है, क्या करोगे, नाम क्या रखोगे, कहाँ पे काम करोगे, पैसा कितना लगाओगे। आप कहते हो मैं लगाऊंगा 1 लाख रुपए, मेरी 1 लाख रुपए पे कंपनी खोल दो। कहते अकेले लगाओगे, आप कहते नहीं मैं और मेरा भाई मिलके कंपनी खोलेंगे। कहते फिर 1 लाख में तुम्हारा कितना होगा, तुम्हारे भाई का कितना होगा। आप कहते हो मेरा 60,000 होगा, मेरे भाई का 40,000 होगा। तो भाई ये जो 60,000 और 40,000 है ना, वो आपको फिर कहते हो कि 60,000 है तो आप इसको शेयर्स में डिवाइड करोगे, कितने रुपए, एक शेयर की वैल्यू क्या होगी। आप कहते हो मैं शेयर की वैल्यू रखता हूँ 10 रुपए, तो कहते हैं फिर 60,000 को 10 पे डिवाइड करोगे, तो फिर आप कहते हो मैंने 6,000 शेयर खरीद लिए, भाई ने 4,000 शेयर खरीद लिए। फिर आप यहाँ कहते हो तो हमारा जो कैपिटल है ना वो मुश्तमिल है 10,000 शेयर्स के ऊपर। कारोबार का कैपिटल कितने पे मुश्तमिल है, देखो ना टोटल सरमाया कितना लग रहा है, 1 लाख। 1 लाख को वो कहता है कि ये, इसको मैं कहता हूँ शेयर्स के ऊपर जो है ना वो सरमाया करो। कम से कम शेयर क्या होता है, एक वर्का ही होता है जिसपे लिखा जाता है कि इसके अंदर इसको डिवाइड किया गया है कितने वर्कों के अंदर। 1 लाख है
1 लाख को तकसीम करना है तो कितने पे तकसीम कर रहे हो? 10 के ऊपर। 10 के ऊपर तकसीम किया तो 10,000 बना, तो 10,000 शेयर्स हो गए, और शेयर एक पेज ही होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आप कहते हो 10,000 जो पेज है ना, उसमें से 6,000 पेज जो है ना शेयर वाले, वो 10 से मल्टीप्लाई करके 60,000 मैं लगा रहा हूँ, और 4,000 मेरा भाई लगा रहा है, और मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो तो 40,000 वो लगा रहा है। तो ये है वो कैपिटल जो आपने कारोबार के अंदर लगाया। ठीक है, सम टाइम शेयर लिखे होंगे, सम टाइम वैसे कैपिटल लिखा होगा। ठीक है, मैं आगे एडवांस बाद में करूंगा, कैपिटल फिर चेंज कैसे होता है, बढ़ता घटता कैसे है, वो बाद में करूंगा। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही कि कैपिटल क्या हो गया। इसी तरह यार कुछ लायबिलिटीज जो है ना, ये भी 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं करंट और एक होती हैं नॉन करंट। क्या होती हैं? करंट और एक होती हैं नॉन करंट। अभी करंट और नॉन करंट में क्या फर्क है? वही फर्क है, अगर अगले आने वाले 12 महीनों में अगर आपने कोई जिम्मेदारी उतारनी है, उस जिम्मेदारी को क्या कहा जाएगा? करंट लायबिलिटी। मिसाल के तौर पे आपने जो मोटरसाइकिल उधार पे उठाया था ना, अगर वो उसकी कीमत थी 50,000 रुपया, सेकंड यूज आपने लिया, तो आपने वो 50,000 अगले साल के अंदर अंदर उतारना है, अगले 12 महीनों के अंदर अंदर उतारना है, तो वो आपकी लायबिलिटी क्या होगी? करंट लायबिलिटी। फिर हो सकता है आपने एक मशीन खरीदनी थी जो कि फार्म हाउस पे चलनी है, बड़ी तगड़ी मशीन है, करोड़ रुपए की, उसके आपने पैसे उतारने हैं 5 सालों में, तो वो जो आपकी लायबिलिटी है वो क्या है? तो लायबिलिटी कितनी तरह की होगी? कौन कौन सी? और नॉन करंट। करंट कौन सी होती हैं? जो कि 12 महीनों के अंदर अंदर आपने अपनी ऑब्लिगेशन, जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपने उतारनी है, तो वो है करंट। और जो आपने 12 महीनों से ज्यादा पीरियड वाली उतारनी है वो है नॉन करंट। यार इसमें कोई मुश्किल थी? ये है बैलेंस शीट। अब मैं अगर इसको थोड़ा साफ करूं और आपको एक जल्दी से इसके रफ सा बना के दूं, तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। इंशाल्लाह दुआ करो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से क्वेश्चन ले जाए, तो और लेता भी है, तो इसमें से चाहे वो LLB हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स वाला सिर्फ सिंपल हो, वो पूरे नंबर देगा इंशाल्लाह। ठीक है, और ये बड़े आसान, आगे जो हम एनालिसिस करेंगे वो बड़ा आसान है। अब वही मैं लिख देता हूँ सिंपली, मैं नाम शाम नहीं कारोबार की लिखता, यहाँ पे नजर आ रहा है ना जी, बैलेंस शीट। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, एसेट्स, यहाँ पे पीछे छोटी हेडिंग देता हूँ करंट एसेट्स, मैं लिखता हूँ नंबर 1 इन्वेंटोरी, कितने की पड़ी है जी कारोबार में? जी 50,000 की पड़ी है। देखो किस तरीके को मैंने कहा तस्वीर होती है। इस वक्त आपकी दुकान में कोई आ जाए तस्वीर खींच ली या कहे जी बताओ तुम्हारी दुकान में कितने का सामान पड़ा हुआ है, अगर आपने अच्छा सिस्टम लगाया आप फौरन बता दोगे ये देखो कंप्यूटराइज सिस्टम है, इतने का पड़ा हुआ है। होता या नहीं होता? तो ये वो जिस वक्त तस्वीर खींची गई उस वक्त कितना पड़ा हुआ था, वो क्या है? इन्वेंटरी। इन्वेंटरी के बाद और मैंने क्या कहा था? आपने नेक्स्ट लिखना है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये वो पेपर में दिए होंगे, आपने एनालिसिस करना होगा। वहां पे जो एनालिसिस करना होगा उससे पहले मुझे आपको इसकी शक्ल का बताना जरूरी था। अब मैंने शक्ल बता दी, एनालिसिस इन्हीं फिगर्स को उठा के हमने करना, वो हम बाद में करेंगे, तो शक्ल इसकी थी। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल मैंने बताया था क्या है, ये क्या होता है? जिसको उधार में माल बेचा होता है, जिससे पैसे आने होते हैं, वो क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल। इसी को क्या कहते हैं? डेटर भी कहते हैं। तो आपने उधार में माल जो बेचा हुआ है वो कुछ 1,50,000 का बेचा, ठीक है। और क्या है इसमें? आपका कैश पड़ा हुआ है,
वो कितना है जी, आपका 2 लाख पड़ा होगा। ठीक है जी। और क्या है जी, बैंक में क्या पड़ा होगा, कितने का जी, लाइक ये बैंक में आपका 3 लाख पड़ा होगा। अच्छा, और क्या हो सकता है, एक होता है, चलो वो एडवांस हो जाएगा, हाँ नहीं, वो रॉ मटेरियल स्टॉक के अंदर ही आ जाता है ना। इन्वेंट्री 3 तरह की होती है, वो अगर मैन्युफैक्चरर हो उसका रॉ मटेरियल भी हो जाता है, सेमी फिनिश भी हो, लेकिन यहाँ वो इतना लंबा नहीं जाएगा। जब लंबा नहीं जाएगा तो मैं इनको उस तरह की तैयारी नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे इन्वेंट्री का इनको पता चल जाए, चलो इनको समझाने के लिए मैं कह देता हूँ जी, आपका कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है, कपड़ा किससे बनता है, कपड़ा बनता है जी, ये कहते हैं पहले काटन आती है, काटन से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, कपड़े पे रंग चढ़ता है, उसके बाद प्रेस होता है, फिर मार्केट में आता है। अब इन्वेंट्री क्या है भाईजान, आपके स्टॉक में कपड़े से रिलेटेड जो कुछ भी पड़ा होगा वो आपकी इन्वेंट्री है, जिसमें प्रेस हुआ कपड़ा भी शामिल है, जिसमें आधा प्रोसेस हुआ भी शामिल है, और जिसमें रॉ कॉटन के बोरे बड़े भी शामिल हैं। तो इसको सबको इन्वेंट्री कहा जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आगे जाके वो कहे कि रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स, तो वो सिर्फ इन्वेंटरी ही कहना चाहिए उसे। तो जब वो इन्वेंटरी कहेगा तो हम इससे आगे चलेंगे। ऊपर से ठीक है वहाँ पे, परफेक्ट। अच्छा, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ करंट एसेट्स को, यहीं पे ऐड करता हूँ ये करंट एसेट्स। तो इनको टोटल भी मेरे साथ करवा दो। अच्छा, ये यहाँ पे 50 इधर, ठीक है, तो 7 तो करंट एसेट इतने हो गए थे। अभी करंट एसेट के बाद मेरे साथ आओ और मुझे बताओ कि ये जी करंट एसेट्स हो गए, आगे नॉन करंट हो गई, या उसको हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज के नाम है, नॉन करंट और फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स्ड। अभी बता दो कौन कौन से हो सकते हैं नाम। आपके पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, लैंड, या बिल्डिंग और लैंड को इकट्ठा कर पाओ, बिल्डिंग एंड लैंड, या लैंड एंड बिल्डिंग लिखा जाता है, चलो हमने गलती से पहले वो लिख दिया तो सीधा चला देते हैं। और क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल का तो चलो, तो यार इतना कर लिया हमने, ये सारे और भी फिक्स एसेट्स की किस्में हो सकती हैं, लेकिन हमने इतने कर लिए। इनके आगे मुझे कीमतें रखा दो। लैंड आपके पास 10 लाख की सपोज कर रहे हैं हम, बस मशीनरी जो है वो 12 लाख का, फिर आप फर्नीचर जो है वो 3 लाख का कर दो, और व्हीकल जो है वो 15 लाख की कर दो। टोटल कितना हो गया, हाँ 45 हो गया, मान लो 45 है, जितना भी है, लेकिन आपने मान लिया ये कितना होता है 45 लाख। अभी मुझे बताओ टोटल एसेट कितने के हो गए, कितने के हो गए टोटल एसेट, इसको इसके साथ इकट्ठा कर लो, फिक्स्ड या नॉन करंट के अंदर जमा कर दो करंट, तो दोनों को मिला के क्या बन गया, टोटल एसेट्स। कितने के बने जी, 52 लाख। भाईजान आपने ये करने के, अगर आपको ये पता चल गया है तो आपको आधी बैलेंस शीट का पता चल गया, आधी बैलेंस शीट का आपको मालूम हो गया है कि बैलेंस शीट का आधा हिस्सा आपको पता चल गया। अब पीछे बचा आधा, और वो आधा मैं इधर लिख देता हूँ। वैसे लिखा है, आज का जो रुझान है, पहले होता था एसेट्स एक साइड पे लिख लिए जाते थे और कैपिटल एंड लायबिलिटीज दूसरी साइड पे लिख ली जाती थी, लेकिन आजकल वो खत्म हो गया है। आजकल यही जाता है कि पहले इसको लिख लिया जाता है, इसके नीचे फिर दूसरे को लिख लिया जाता है। तो नीचे जगह नहीं है तो मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ठीक है।
तो ये आपके टोटल एसेट्स हो गए। अब एक हर बंदा जानता है यार कि जो चाहे जिसने नाम भी पढ़ा हो ना, अगर उससे भी पूछा जाए कि यार ये एसेट्स कहाँ से आए हैं, तो दो ही तरीके हो सकते हैं यार, उसके अलावा तीसरा तरीका नहीं हो सकता। या आपने अपने पैसों से लगाए या उधार लेकर लिए ये एसेट्स, इसके अलावा और कोई तरीका हो सकता है? तो भाई जहाँ से आए हैं वही तो लिखना है, क्योंकि ये हमने कहना ये इक्वल है या अपने पैसे से या उधार वाले पैसे से। ठीक है, ये इतने हैं। अब इसको तोड़ के लिखना है कि हमने अपने कितने लगाए थे। तो इसके लिए एग्जैक्टली क्या करना है, अब हमने देखिए जिनको भी सारा भी अभी से आ गया देखो, अब हमने कैपिटल को, और जब आप एनालिसिस कर रहे होंगे आपने कहा था यार ये था एनालिसिस जिसकी वजह से हम डर रहे थे कि डिस्क्रिप्टिव ना दे, कि पता नहीं यार फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंशाल्लाह आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो अब कैपिटल आपने जो अपने पल्ले से लगाया वो कैपिटल कितना है जी? ये पूरा करवाना है आपने, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये हमने बराबर करना है। तो चलो फिर आप कहो जी कि मैंने 30 लाख रुपया जो है ना वो मेरा कैपिटल है। आगे कुछ कर लो करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्या हो सकता है जी? करंट लायबिलिटीज की मिसाल लेते हैं यार, ये अकाउंट रिसीवेबल जो था, अगर आपने किसी को उधार पे माल बेचा होगा, उसने पैसे देने हैं, तो यार ये किताबें जो आपने दुकान बनाई आप भी तो उधार किसी से ले सकते हो या नहीं ले सकते? यस सर। इसको आप फिर कहोगे अकाउंट पेएबल। इसका नाम क्या रखा? आपने जिनसे आपने उधार लिया हुआ है, आपके लिए वो क्या है? अकाउंट पेएबल। ये करंट वाली लायबिलिटी है, आपने 12 महीनों के अंदर अंदर इसे उतारना है। लिखो करंट लायबिलिटीज में अकाउंट पेएबल। इसका एक दूसरा नाम भी रखा जाता है, जिस तरह अकाउंट रिसीवेबल को मैं कहता हूँ डेटर, तो यहाँ पे अकाउंट पेएबल को किताब में शायद लिखा हो क्रेडिटर, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही चीज के नाम है। ठीक है, ये दोनों चीजें एक ही है, ये दोनों चीजें एक ही है। तो यहाँ पे आपने जो लोगों से उधार लेके माल अपनी दुकान के अंदर रखा हुआ है, उसकी मालियत कितने की है जी? जिनको आपने 12 महीनों के अंदर अंदर वापस करना है 5 लाख। और कौन सा हो सकता है जी? आपने हाँ डिविडेंड लायबिलिटी, हाँ जी ये बहुत आगे चले गए। ठीक है, तो मेरा ख्याल है उस तरफ ना ही जाए, डिस्कशन बड़ी लंबी चली जाएगी। तो यहाँ पे ना हम थोड़ा महदूद रहते हैं। ठीक है, और देखो ना डिविडेंड जब बेसिकली जब डेट पे इनकम स्टेटमेंट, अभी सैलरी स्टेटमेंट बनेगी ना, वहाँ पे जाकर मैं डिविडेंड को जिक्र करूँगा। सही, अच्छा चले अभी ना उस तरफ नहीं जाते। ठीक है, अब आज जो अकाउंट पेएबल हो गए, आपने बैंक में एक अकाउंट खुलवाया होता है, इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। किसी ने सुना है कभी ओवरड्राफ्ट? नहीं सुना। मिसाल के तौर पर यार मैं एक अच्छा क्लाइंट हूँ बैंक का, मैं कहता हूँ मेरे जितने बैंक में पैसे पड़े हैं मुझे इजाजत दो मैं उससे थोड़े से ज्यादा भी निकलवा लिया करूँ। होता है यार, क्यों नहीं होता? क्रेडिट कार्ड भी एक उसी तरह की एक चीज है, आपके पैसे होते नहीं है लेकिन फिर भी आपको बैंक दे नहीं देता। लिमिट फैसिलिटी, लिमिट आप उसे लिमिट फैसिलिटी कह दो, ओडी फैसिलिटी कह दो। ये होती है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बैंक के पास अकाउंट खुलवाने जाता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ मेरा अकाउंट खोल दो, लेकिन एक इस तरह करो मेरी थोड़ी सी लिमिट रख लो, मैंने अक्सर लेन देन करना होता है, अगर मेरे बैंक में अमाउंट ना भी हो ना, अब तो 10 लाख मैं तुमसे ले लिया करूंगा, फिर वो मैं चेक वगैरह इशू कर दिया करूँ, तुम पे कर दिया करना जिनसे मेरा सप्लायर है जिसको मैंने पैसे देने हैं, लेकिन मैं अगले 2-4 दिनों में तुम्हें उतार दिया करूंगा, 1 महीने के अंदर वापस कर दिया करूंगा। क्रेडिट कार्ड में क्या आपके पैसे अपने पड़े होते हैं? बैंक से आप
शो किया होता है अपना एसेट वगैरह और ये चीज। लेकिन आपको दे रहा होता है ना, हाँ कहता है कि इतने दिनों में वापस कर देना। तो इसी तरह यार कुछ बैंक से शॉर्ट टर्म लोन कह लो, इससे शॉर्ट टर्म लोन कह लो, या आप इसको कह लो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन ये ऐसा लोन जो कि आपने 12 महीनों से कम अर्से में वापस करना होता है, उसे शॉर्ट टर्म लोन कहा जाता है। या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, एक महीने के अंदर दूसरे महीने पैसे वापस नहीं करे जाते, तो क्रेडिट कार्ड वाले आपके घर आके नॉक करते हैं, तो मोहतरमा आपने अभी तक पैसे वापस नहीं किए। इस तरह की फैसिलिटी करती हो, ये लायबिलिटी नहीं होती है आपकी, आपने वापस नहीं करने होते शॉर्ट टर्म। तो इस तरह के पैसे कितने पड़े आपने लिए हुए, 5 कर लेंगे इसको और इसको मिला लो, कितने हो गए 40। बाकी सारा इस तरह मुझे इजाजत दो, मैं नॉन करंट लायबिलिटीज में लिख रहा हूँ, नॉन करंट एनसीएल में लिख रहा हूँ मैं यार, अकाउंटेंट हूँ तो थोड़ा सा एब्रिविएशन पे चला जा रहा हूँ। इसको लिखो नॉन करंट लायबिलिटीज। एनसीएल क्या लिखना है, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं यार, तुमने ये प्लांट नहीं लिया था, आपने बिल्डिंग नहीं ली थी, आप बैंक के पास गए थे, मुझे 5 साल का लोन दे दो, मैंने बिल्डिंग लेनी है, मैंने प्लांट लेना है, तो मुझे पैसे दे दो। सही, बैंक ने आपको पैसे दे दिए, तो क्या आपने उसको वो 5 साल में या 3 साल में वापस नहीं करने, 12 महीनों से ज्यादा अरसे में वापस करना है, तो वो क्या बनेगा नाम। तो यार यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 22 लाख आपका ऐसा है जो कि नॉन करंट लायबिलिटीज है, तो ये मैं कैपिटल 12 लाख बनता है, तो 12 कर लेते हैं। ठीक है जी, अब इसको और इन सब को क्या करो, ये 52 होना चाहिए, ताकि हम कह सकें कि हमारी जो शीट है वो बैलेंस है। इससे बैलेंस शीट कहा जाता है। इसी बैलेंस शीट को हम इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करने के बाद हम कुछ रेशोज निकालेंगे, और याद रखना कुछ रेशोज हैं लिक्विडिटी रेशो, मैं कल के लेक्चर में इंशाल्लाह उसको हाईलाइट करूंगा, तो वो सारी की सारी रेशो आप यहीं से कर लोगे यार। यही मैं लिखूंगा और आपको फार्मूले बताऊंगा, कहूंगा इसको अप्लाई करो इसके ऊपर, आप यहाँ अप्लाई करेंगे, मैं आपको जवाब बताता जाऊंगा, और यही आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो जाएगा, और यही पेपर में आएगा इंशाल्लाह। हाँ, फार्मूले होंगे, इसलिए मैंने आसान पकड़ा कि जो फार्मूला बेस्ड है। अभी पता वो क्या कहेगा, एक लिक्विडिटी रेशियो होती है कि जी करंट रेशियो, रेशियो का तो पता है ना, रेशियो क्या होती है, तनासब की यार रेशियोज बनती हैं कि एक बटे के ऊपर एक बटे के नीचे मल्टीप्लाई करो 100। बटा का भी पता कि नहीं पता, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 100, ये एक रेशियो बन जाएगी। आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ अभी से। एक होती है करंट रेशियो, इसको मैं कह देता हूँ CR, करंट रेशियो। इसमें क्या होगा, वो कहेगा करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये आपके सामने तस्वीर है, मुझे बताओ करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है। देखो यार जो लाभ वाले हैं, बताओ यहाँ पे करंट एसेट्स की अमाउंट कितनी है, 7 लाख है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 लाख। अब मुझे बताओ यहाँ पे करंट लायबिलिटीज की कितनी है, कहाँ पे लिखी हुई है, ये 10 लाख। ये आप बताओ क्या रेशो निकल रही है, ये बहुत गंदी रेशो निकल रही है, ये बहुत गंदी रेशो निकल रही है। ये क्योंकि इसलिए गंदी निकल रही है, मैं आपको बता, बुरी रेशो निकल रही है, बिजनेसमैन इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास एसेट्स आपकी लायबिलिटी से कम डबल होने चाहिए। क्योंकि लायबिलिटी क्या है, जब आपने किसी को पैसे देने हो तो आपके पास पैसे हो, आपके पास पैसे होना कि कौन बता रहा है, करंट एसेट। पैसे देने कितने हैं, 10 लाख, वो जनाब 10 लाख देता है, 7 लाख आपके पल्ले, आप कहाँ से दोगे, हाँ ठीक है, तो आप नहीं दे, फिर ये पाकिस्तान वाली हालत होगी, कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा।
तो इसी तरह हम रेशोज निकालते जाएंगे। ठीक है जी, चले आज हम इसको एंड करते हैं और कल इसी तरह हम आपके सामने पिक्चर बनाएंगे। कल आपको मैं वो दूसरी भी बता दूंगा और उसकी बेस पे हम आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त। ये प्लीज़ ठहरिएगा, मैं जो जूम वाले हैं उनसे पूछ लूँ पहले कि उनका अगर उनकी जो सबसे जूम वालों की जो सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि उनका राइट भी था कि जो उनको इश्यूज आ रहे थे रिकॉर्डिंग वाले, तो अता साहब अब आपके कहने पे मैंने कर दी है, ठीक है ना जी। तो अब आप वो हमें आपने करके देना है ताकि हम फर्स्ट से जो है ना लेक्चर्स को प्रोवाइड करना शुरू कर दें। बेटा कोई मसला नहीं, अगर 40 भी बनता है तो नो प्रॉब्लम, ये इमटेरियल है। हम जो समझाना चाह रहे थे अगर प्लस माइनस गलत भी हो गया तो नो प्रॉब्लम। हाँ, AEOI है, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये मैंने आपको अमित कुमार आपको मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों ने सिंपली गूगल में जाके AEOI लिखना है, एंटर करना है, आपके सामने एक बहुत बड़ा डेटाबेस खुल जाएगा, आपने उसको स्टडी करना है। फाउंडेशन बेटा और फंड, फाउंडेशन कहा जा रहा है FBR एक अपनी फाउंडेशन बनाएगा अपने एम्प्लॉइज की वेलफेयर के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि वो मोटिवेट रहें और वो कमिटेड होकर अपना काम करें। और एक फंड्स भी अरेंज करेगा कि अगर किसी को इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है एम्प्लॉय को, तो उस फंड में से निकाल के उसकी मदद कर दी जाए। और ये एग्जिस्ट भी करता है जी, मदद हो या ना हो जी, ठीक है। हाँ जी, प्राइस बाउंड जो है ये करंट एसेट है, ये नॉन करंट एसेट है। यार ट्रेजरी बिल जो होते हैं, टी बिल जो होते हैं वो करंट होते हैं, बाउंड्स तो है वो यूजुअली बड़े लंबे अरसे तक होते हैं, मैच्योर होते हैं, वो मोर देन 12 मंथ्स मैच्योर हो, 3 साल का बॉन्ड, 5 साल का बॉन्ड, 10 साल का बॉन्ड। तो जो ट्रेजरी बिल होते हैं, टी बिल्स, वो होते हैं वो करंट होते हैं। ठीक है बेटा, ये बेटा फिर वही बात होगी, डेली के लेक्चर को ग्रुप में शेयर कर दिया करें। अब मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग के अब हम इंशाल्लाह वीकली बेस पे आपको आपके रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाया करेंगे। रिकमेंडेड बुक जी वो हम शेयर कर देते हैं, लेकिन उसका फायदा आपको कोई नहीं होता। बेटा जो सिलेक्शन है ये अभी आज के टॉपिक से रिलेटेड चीजें तो नहीं है, लेकिन देखो जो उन्होंने डिफाइन किया एडवर्टीजमेंट, उसी बेस पे सिलेक्शन होगी ना, जितनी वैकेंसी जितनी स्टार्ट उन्होंने दी है। तो सरप्लस पूल का बेटा मैंने बताया कि ये एम्प्लॉइज का वो पूल होता है जो कि वक्ती तौर पर कारआमद नहीं होते, लेकिन उनको साइड पे बिठा दिया जाता है, वो सरप्लस होते हैं, वो प्रोडक्टिव नहीं होते, लेकिन उनका एक पूल बनाया जाता है, अगर जरूरत पड़े तो उनसे मदद। जो नए नए रिटायर होते हैं ना, उनको कहा जाता है कि आपने अवेलेबल रहना है, जब जरूरत पड़ी तो आपको बुला लें। ये बेटा BBA मार्केटिंग वाले अगर आपने रेलिवेंट पढ़े हुए हैं ऐसी है ना मेन चीज जिसने बताना है, मैं तो नहीं कह सकता ना। चलिए इसको करेंगे।